गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो जो भी भाई बहन सीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पूरे कंप्लीट जो सामान्य ज्ञान है छत्तीसगढ़ का उसको लेकर आया हूँ। और इसके अंतर्गत मैंने 500 लगभग सवाल किए हैं और ये पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के जो 7 भाग है वो सातों भागों से को मैंने कंप्लीट इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें मैंने कौन से 7 भाग शामिल किया है। तो दोस्तों मैंने इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के ये 7 भाग शामिल किया है। जैसे और सभी भागों से मैंने हर भाग से 50 प्रश्न या 50 से ज्यादा है, मान के चलिए 50 सवाल मैंने हर भाग से लिया है। तो पहला भाग देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। दूसरे भाग में हम लोग देखें तो मैंने भूगोल को लिया है और भूगोल जानते हैं कि कितना है दूसरा भाग। और फिर तीसरा भाग हम लोग देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला और संस्कृति को लिया है। फिर छत्तीसगढ़ की जनजाति विशेष परंपरा और तीज और त्योहारों को लिया है। और उसके बाद मैंने अगले भाग में लिया है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और संस्कृति के बारे में। फिर अगले भाग में मैंने लिया है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज को 6वें भाग में। और 7वें भाग में हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा और खनिज संसाधन। तो इस प्रकार से हमारा कुल ये 7 भाग है दोस्तों, और हर भाग से 50 प्रश्न शामिल है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इस प्रकार से कंप्लीट ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और जो भी भाई बहन इसमें दे रहे हैं उसके लिए इतना जो सामान्य ज्ञान है छत्तीसगढ़ का वो लगभग पर्याप्त हो सकता है। लेकिन आपका और जो भी बुक लिए होंगे उनसे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक जगह सभी सब्जेक्ट का इतने शार्ट में आपको शायद नोट्स या ऐसा न मिले। तो जरूर ये वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास से। और कुछ भाग आगे पीछे भले हो सकता है लेकिन ये सातों भाग कंप्लीट है, तो वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन स्थानीय वन कौन सा है, मतलब प्राचीन वन। तो छत्तीसगढ़ में जो हुआ तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे प्राचीन हमारा वंश कौन है, राजर्षि तुल्य वन। ये सबसे प्राचीन वंश है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया था, वीर नारायण सिंह जी ने किया था। ये आप जानते हैं। ये सोना खान से रिलेटेड है, बलौदा बाजार जमींदार से, जिसको 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1910 का भूमकाल विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया, गुंडाधुर के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना। भूमकाल विद्रोह। जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में कहां से आरंभ हुआ, तो ये कहां से आरंभ हुआ था, धमतरी से आरंभ हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं हलबा विद्रोह कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है हलबा विद्रोह कब हुआ था। ये सबसे प्राचीन छत्तीसगढ़ का विद्रोह है। ये कब हुआ था, 1774 में हुआ था। बस्तर में कृषि मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो कृषि मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। आपको ध्यान रखना जो भी मजदूर आंदोलन हुआ, संघ हुआ, जो भी बना है वो सब के सब क्या है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, माधवराव सप्रे ने। कहां से किया था, ये पेंड्रा से। पेंड्रा में ही ये हुआ था। हिंदी में पत्रिका था जो कब प्रकाशित हुआ था, 1919 में प्रकाशित हुआ था। 1919 नहीं, कब हुआ था, 1900 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का गांधी किसे बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बोला जाता है। गांधी के रूप में उसकी तुलना किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रायपुर जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के दौरान। तो कौन कौन गए थे, नान्हेलाल और ठाकुर प्रेम शाह जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जेल से भागकर फिर दोनों ने क्या किया था, जेल से भागने वाले हैं, मतलब जेल से भागे थे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। 1920 में रायपुर आने वाले नेता कौन थे इनमें से, तो ये कौन थे, महात्मा गांधी। 20 दिसंबर 1920 को प्रथम बार उनका कहाँ आगमन हुआ था, छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। नागरिक स्वतंत्रता रक्षा समिति की स्थापना किसने किया था छत्तीसगढ़ में, तो किसने किया था, सुंदरलाल शर्मा ने
कब किया था? तो 1920 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। कृषि मजदूर सभा की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो किस जिले में हुई थी? कृषि मजदूर सभा की स्थापना हुआ था रायपुर में, है कृषक मजदूर के लिए। और इसको किसने किया था? तो किसने किया था बोलेगा? तो किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। आगे हम लोग देख रहे हैं वनवासी महापंचायत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो वनवासी मतलब आपको देख के ही पता चलना चाहिए, वनवासी मतलब जो जंगलों में रहते हैं। तो कौन लोग रहते थे? आदिवासी अधिकार के लिए आंदोलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, आदिवासियों के अधिकार के लिए। अगला हम लोग देखते हैं कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कलिंग राज, आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ युवा का स्थापना कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ युवा का स्थापना कब हुआ था? 1925 में, स्वतंत्रता संग्राम में सभी युवाओं को जोड़ने के लिए। हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? इस प्रथम डिप्टी कमिश्नर बोले तो कौन था? ये ग्रांट इलियट था। इलियट, ई है, ए लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो जहां भी मजदूर हो तो उसके जनक या उससे रिलेटेड कौन सा होगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला हम लोग देखते हैं नागपुर समझौता का प्रभाव छत्तीसगढ़ में किस पर पड़ा? तो किस पर पड़ा था? ये किसान आंदोलन। तो किसान लोगों ने क्या किया? नागपुर में समझौता हुआ और राजनीतिक गतिविधियों में फिर इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। मतलब क्या किए? ये लोग भी स्वतंत्रता से संग्राम में उसमें भाग लेने लगे। अगला है छत्तीसगढ़ बालिका शिक्षा आंदोलन का संबंध किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से है? तो इसका संबंध किससे है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने बालिका शिक्षा के आंदोलन भी चलाया था, मतलब बालिकाओं को शिक्षा देने के पक्षधर भी थे, उनको और कई सुविधाएं देने के लिए। 1930 में धमतरी के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 1930 का जो जंगल सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था जंगल सत्याग्रह, ये आपको ध्यान रखना है धमतरी का। छत्तीसगढ़ छात्र परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हम लोग देखें 1930 में हुआ था। जो छात्रों को है वो स्वतंत्रता से संग्राम से जोड़ने के लिए छात्रों के लिए अलग हुआ था और युवाओं के लिए अलग हुआ था, क्योंकि युवा वो होते हैं जो कॉलेज में नहीं पढ़ते, वो भी युवा होते हैं, लेकिन कई लोग जो कॉलेज में रहते हैं वो खासकर इसके जरिए आए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में 1857 के संग्राम का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका मुख्य केंद्र कौन सा था? रायपुर था, क्योंकि रायपुर ही उस समय मुख्य शहर था, प्राचीन, बहुत ही प्राचीन और बहुत बड़ा शहर है। तो ये मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो देखो यहाँ भी मजदूर है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल। तो मजदूर वाले सभी चीज किसके लिए है? ठाकुर प्यारेलाल। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वीर नारायण सिंह को। इसको फांसी कब हुआ था? 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? मतलब महिला के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें से महिलाओं का है, तो इसमें यहाँ का जो है वो नेतृत्व किसने किया था? राधा बाई ने। तो राधा बाई को रायपुर क्षेत्र के लिए जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। 1910 में बक्सर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? गुंडा धूर ने किया था। 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1857 के समय रायपुर डाकघर का अधीक्षक कौन था? तो रायपुर डाकघर का अधीक्षक कौन था? इनमें से ये आपको बताना है, तो कौन था? स्मिथ, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ का गांधी, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संघ में विलय हेतु स्वीकृति देने वाला पहला रियासत कौन था? शक्ति, खैरागढ़, धर्मजयगढ़ या बक्सर? तो कौन सा था इसमें? खैरागढ़। खैरागढ़ रियासत में सबसे पहले हामी भरी थी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 में वीर नारायण सिंह को कहां फांसी दी गई थी? तो कहां फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था रायपुर में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है 1910 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? वन कानून था, कि कानून में ये लोग कड़ाई किए, तब ये लोग उसका विद्रोह किए थे, विरोध किए थे। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कहां से किया गया? मतलब इसका प्रकाशन कहां से हो रहा था? तो कहां से हो रहा था? ये पेंड्रा से सबसे प्रथम, और कब हुआ? तो 1900 में। तीवर देव किस वंश का शासक था? तो तीवर देव किस वंश का शासक था? इसमें से पांडु वंश का, ये आपको ध्यान रखना है।
महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में पहली बार कब आए थे, तो डेट भी आपको पूछ सकता है कब आए थे, तो 1920 में, और डेट पूछे तो कब आए थे, 20 दिसंबर को, है ना, तो 20 दिसंबर 1920 को आए थे, ये आपको ध्यान रखना। मील मजदूर संघ की स्थापना किसने की, तो मील मजदूर का हड़ताल भी किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ में प्रथम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो प्रथम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, 1920 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ 1857 में छत्तीसगढ़ के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, उनका नाम क्या था, तो कौन थे उस समय, कैप्टन स्मिथ थे, ब्लूमफील्ड, या इन दोनों में से थोड़ा सा डाउट और क्लियर कर लेंगे, है ना, यदि ये दोनों होते हैं तो, बाकी ये लोग तो नहीं थे। जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में कब हुआ, तो जंगल सत्याग्रह कब हुआ था छत्तीसगढ़ में, 1930 को हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। और आगे 1942 में सबसे, भारत छोड़ो में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बिलासपुर में, है ना, इसका प्रमुख केंद्र हालांकि रायपुर था, लेकिन गिरफ्तारी कहाँ हुआ था, बिलासपुर में, क्योंकि बहुत सारे जो उन प्रमुख नेता हैं उनको आगे ही गिरफ्तार कर लिया था। बाकी यहाँ भी अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन 1938 कहाँ आयोजित किया गया था, तो उस समय प्रमुख केंद्र कौन था, रायपुर, तो वहीं पर आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, 1923 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी किस काल से संबंधित है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण, तो कहां से हुआ था, ये मध्य पाषाण काल से इसका हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल किस काल में कहा गया, तो प्राक कौशल किस काल में कहा गया था, महाभारत के काल में, आपको ध्यान रखना है। और रामायण काल में क्या बोला गया था, दक्षिण कौशल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है हमारा, छत्तीसगढ़ में समाज सुधार आंदोलन के जनक किसको माने जाते हैं, तो समाज सुधार आंदोलन के जनक हम किसको मानते हैं, यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है, ये प्रमुख हस्ती है, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी, वैसे छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा। बस्तर विद्रोह 1910 में अंग्रेजों ने किस नेता को पकड़ा था, तो किस नेता को पकड़ा था, ठाकुर प्रेम शाह को उन्होंने गिरफ्तार किया था, जबकि गुंडाधुर को नहीं पकड़ पाए थे, वह भाग निकले थे। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो किसमें प्रकाशित हुआ था, ये हिंदी में। अगला हम लोग देखते हैं, 1930 का सत्याग्रह किस जिले से आरंभ हुआ था, तो कहां से आरंभ हुआ था, ये धमतरी से आरंभ हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ छात्र परिषद किस वर्ष बनी, तो ये कब बना था, 1930 में बना था। और आगे हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग कब बना, तो इसको दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि छत्तीसगढ़ का जो मध्य प्रांत का हिस्सा, या ये मध्य प्रदेश प्रांत का हिस्सा ही था, लेकिन संभाग कब बना, ये आप कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों ये हमारा 50 प्रश्न है, और अब भी हम लोग ये फास्ट इसलिए किए क्योंकि ये पेपर का समय है, आपको पढ़ना है और साथ में आपको तैयारी करना है। तो अभी जो ऐसे आएगा क्लास मेरा सुबह शाम 2 सब्जेक्ट तक आएगा, तो आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना है। मेरा अगला जो क्लास आएगा वो आएगा भूगोल का, मतलब छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित, तो उसके लिए जरूर तैयार रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रश्न से, और आप चेक करेंगे और चेक कर लेंगे, और मैं आंसर पहले रिवील नहीं कर रहा हूं, आप देख के बताएंगे कि आपका कितने 50 में से आंसर सही हुआ, और कब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, और कमेंट बॉक्स में जरूर पसंद आए तो ये हार्ट भेज देंगे, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और यूपी, ऐसी ये 7 है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, देखिए इसमें बिहार है, इसमें भी क्या है, बिहार है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश, यहाँ केवल 6 है, तो ये नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फर्स्ट है। तो इसका आपको दिशाओं के साथ आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई छत्तीसगढ़ का कितना है, 250 से लेकर 300, तो 250 वाला आपको ध्यान रखना है, 250 से 300 हमारे औसत ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग मैदान और पठार है, तो औसत ऊंचाई 300 मीटर के आसपास का ही आपको याद रखना है। अगला हमारा देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को दक्षिण का छत्तीसगढ़ का पठार बोला जाता है, तो कौन सा क्षेत्र है जो ऊपर है, जो यहाँ पर कौन सा है, रायपुर क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र, तो मतलब ये तो पहाड़ी इलाका है, तो हमारा कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, रायपुर क्षेत्र आ जाएगा। अगला हमारे महानदी की कुल लंबाई
इतनी है। तो महानदी की लंबाई, शिवनाथ की लंबाई और कुछ जो प्रमुख नदी है जैसे हसदेव बड़ी नदी है, ऐसे कुछ नदियों का आपको लंबाई भी ध्यान रखना है। तो महानदी की छत्तीसगढ़ में पूछा है तो कितना है 286 और पूरा लंबाई बोले तो 858 और जो शिवनाथ है सबसे बड़ी नदी कितना है 290 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती दक्षिण में बहती है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, और ये कहाँ जाके मिल जाती है? गोदावरी में, भद्रकाली, बीजापुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैन पाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैन पाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है मैन पाट, आपको ध्यान रखना है। हीरा एल्यूमिनियम यहाँ ये नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं इसका छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कि छत्तीसगढ़ में हम बांध बोले तो सबसे ऊंचा कौन सा है? मिनी माता हसदेव बांगो बांध, ये क्या है जिसको बांगो डैम बोलते हैं वो है। और बड़ा बांध बोलेगा तो गंगरेल बांध, आपको ध्यान रखना है, जो महानदी पर बना है। और ये किस नदी पर बना है? इसमें नाम में ही है हसदेव बांध, तो हसदेव नदी पर बना है, कोरबा में स्थित है। गंगरेल बांध किस नदी पर बना है? तो गंगरेल बांध किस पर बना है? महानदी पर। आप कमेंट करके बताइए कि गंगरेल बांध कब बना था। तो आपको गंगरेल बांध का निर्माण का वर्ष बताना है। इसको और एक नाम से रत्नेश्वर बांध भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है इसमें से? तो अंबिकापुर, मैनपाट और पेंड्रा। तो हम लोग देखते हैं अंबिकापुर को ऐसे जनरली लेते हैं, लेकिन अंबिकापुर के अंतर्गत भी क्या आता है? मैनपाट। तो मैनपाट सबसे इनमें ठंडी जगह है, ठंडी स्थल है, और यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम तक भी पहुंचता है। और आगे हम लोग देखें छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इनमें से मतलब सबसे लंबी नदी कौन सा है? शिवनाथ, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, इसमें छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो देखो यहाँ पर यही कंफ्यूजन हम लोगों को हो जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? महानदी, और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? शिवनाथ। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसकी कुल लंबाई भी आपको जानना है महानदी का कितना है? 858 किलोमीटर। साला का प्राचीन मंदिर, तो साला जानते हैं, यहाँ पर क्या मंदिर है? देवरानी और जेठानी मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर। तो ये कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिला में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़, और ये कहाँ पर है? बस्तर जिले में स्थित है, जगदलपुर में स्थित है। रायपुर की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो रायपुर क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? कुछ काली मिट्टी पाया जाता है उसके आसपास के क्षेत्रों में, जो धान के लिए उपयुक्त होता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बक्साइट अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो अधिकतम मात्रा में इसमें से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाट प्रदेश में, मतलब जसपुर के पास। तो जसपुर में बक्साइट की खदानें हैं, ये आपको ध्यान रखें। हीरा खनन छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? देवभोग में होता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है इसमें से? तो ये कौन सा है? कि बीजापुर माना जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा है? शक्ति क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और ये कहाँ से अलग होकर बना है? जांजगीर और चांपा से। कौन सा जिला धान का उत्पादन में सर्वाधिक होता है? ये दिए गए जिलों में, तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा धान का उत्पादन होता है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जानते हो सिंचाई में एक संपन्न जिला है, कि जहाँ सिंचाई का लगभग बहुत सारे साधन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कहलाता है, तो कौन कहलाता है इसमें से? ऊर्जा नगरी कोरबा कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं भोरम देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भोरम देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कवर्धा में। आप कमेंट करके बताइए कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था। और इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ का। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जानते हो, वर्तमान में यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व धरोहर की अस्थायी या संभावित सूची में शामिल किया है। और यदि सही कंडीशन रहा, वो लोग निगरानी करेंगे और सही सब चीज मिला, तो हमारा छत्तीसगढ़ का ये प्रथम स्थान होगा जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होगा। तो ये कौन सी जगह में है? जगदलपुर में है। आगे हम लोग देखते हैं अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर और मुंगेली। तो मतलब मेन यदि अलग से मुंगेली दिया रहता तो आपको कहाँ लेना है? मुंगेली ही लेना है, लेकिन हल्का इसका कुछ एरिया कोटा और पेंड्रा के बीच वाला एरिया किसमें आता है? बिलासपुर में भी आता है, लेकिन अधिकांश एरिया कहाँ आता है? मुंगेली में आता है। तो यदि आपको मुंगेली अलग से ऑप्शन देता और मुंगेली बिलासपुर अलग से, तो इसमें लगाते हैं, लेकिन यदि बिलासपुर और मुंगेली को अलग अलग देगा तो कहाँ लगाना है आपको? मुंगेली में। तो वास्तव में ये टाइगर मार्ग बायोस्फीयर की बात आता है, तो यहाँ एक नाम और क्या जुड़ जाता है? अमरकंटक। आपको ध्यान रखना है, इसका नाम केवल अचानक मार्ग बायोस्फीयर नहीं है, इसका नाम क्या है? अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर। जैसे इसके साथ ये टाइगर रिजर्व है या अभ्यारण्य है, तो वो केवल 500 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जब अमरकंटक के साथ बायोस्फीयर बनता है तो ये लगभग कितना हो जाता है? 3750 वर्ग किलोमीटर हो जाता है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि बायोस्फीयर के रूप में किसको शामिल कर दिया गया है? अमरकंटक को भी। तो अमरकंटक और ये अचानक मार्ग दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों मिक्स है उसमें, और ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है, बोल रहे हैं। बस्तर अंचल का प्रमुख पर्व क्या है? तो बस्तर अंचल का प्रमुख पर्व क्या है? इनमें से मड़ई है ना, मड़ई वहां विश्वविख्यात है, जानते हो, जो नारायणपुर का मड़ई मेला है वो। सिरपुर किस नदी के पर बसा है? तो सिरपुर कहाँ पर बसा है? किसके तट पर?
महानदी के तट पर बसा है। और ये क्या है, एक बौद्ध, प्राचीन बौद्ध और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है। और यहीं की यात्रा किन्होंने किया था, एनसांग ने। और वहीं पर उसके छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, जिसको उन्होंने अपने ग्रंथ में, जो काव्य है उनका, वहां पर लिखा है कि आसलो के रूप में उपयोग किया था। धनौरा का प्रसिद्ध गुफा किस जिले में है? तो धनौरा कहाँ पर है, जिसको गढ़ धनौरा भी बोला जाता है, तो ये कहाँ पर है, नारायणपुर जिले में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राकृतिक झील कौन सा है, तो ये कहाँ है, दलदल झील बोला जाता है इसको, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोटमी सोनार किसके लिए जाना जाता है, तो मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। और यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, प्राकृतिक रूप से बना है, मतलब तालाब है, एक हिसाब समझ जाए। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे अमरकंटक का महत्व किस रूप में ज्यादा है? कोयला उत्पादन, जल विभाजक, हीरा खदान या पर्यटन? तो वास्तव में ये पर्यटक स्थल भी है, मतलब पर्यटन के लिए भी, लेकिन उससे ज्यादा किस चीज के रूप में है, ये जल विभाजक स्थल है। जल विभाजक स्थल मतलब जानते हैं, यहाँ से दो जो है नर्मदा और क्या नदी निकला है, सोन। तो ये क्या करता है, दोनों को, एक गंगा अपवाह तंत्र और एक क्या है, नर्मदा अपवाह तंत्र, ये मैकल श्रेणी इसको क्या कर देता है, दोनों को विभाजित करता है। तो इसमें से थोड़ा देखेंगे कि मतलब ये जल विभाजक के रूप में इसका महत्व ज्यादा है, वो पहले से ही है प्राचीन रूप से, जबकि पर्यटन के रूप में कैसे स्थापित हुआ वो बाद में है। तो जल विभाजक ज्यादा बेहतर होना चाहिए। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से पर्यटन स्थल होगा या और बुक से आप बेस्ट है उसका नॉलेज लेकर कमेंट करेंगे। रानीदास जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, जसपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, रानीदास। सीता बेंगरा की गुफा की बात करें, ये कहाँ पर है, सीता बेंगरा की गुफा, तो कहाँ पर है, ये सरगुजा जिले में स्थित है। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और क्या है, जो भी है, जोगी मारा की गुफा, ये सब उसी रामगढ़ की पहाड़ी में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रामगढ़ की पहाड़ी को आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, वही कालिदास जी ने क्या की रचना किया था, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। कालिदास ने ग्रंथ की वहां पर रचना किया था, साथ में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये गुफा है, सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी है। छत्तीसगढ़ का सबसे शुष्क क्षेत्र जहां सबसे कम वर्षा होता है, तो कौन होता है, कबीरधाम इनमें से। आगे हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे आर्द्र जिला है इनमें से, तो इनमें से सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, जसपुर है। तो जसपुर को जानते हैं, पाट प्रदेश है जसपुर, तो यहाँ पर वर्षा भी थोड़ा सा अधिक ही होता है। छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो वर्तमान में बोला जा रहा है, तो वर्तमान में कौन सा है, इनमें से बिलासपुर। पहले क्या है, जांजगीर चांपा, रायगढ़ हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ सालों से कौन सा बन गया है, प्रथम स्थान पर बिलासपुर सबसे गर्म स्थान रह रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पर्यटन की दृष्टि से शिमला कहलाता है, तो पर्यटन की दृष्टि से शिमला किसको बोलते हैं हम, जसपुर को, जसपुर के मैन पार्ट को। तो आपको ध्यान रखना है, मैन पार्ट क्षेत्र अपने सौंदर्य के लिए शिमला जैसे अनुभव होता है हमको। सबसे अधिक जनजाति बहुल क्षेत्र कौन सा है, तो इनमें से सबसे अधिक बहुल जनजाति क्षेत्र कौन सा है, इसमें बस्तर, मतलब सब है। तो जनसंख्या के हिसाब से इसको प्रश्न में थोड़ा डाउट हो सकता है, प्रतिशत के हिसाब से भी पूछ सकता है। यदि प्रतिशत में बोले तो नारायणपुर, और ऐसे संख्या में बोले तो बस्तर। रायगढ़ जिले की प्रमुख नदी कौन सा है इसमें से, तो कौन सा बहता है रायगढ़ जिले में, मांड नदी बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो जसपुर के पाट प्रदेश से है उस साइड से निकलता है, और ये मांड होते हुए कहा मिल जाता है, फिर ये महानदी में। बस्तर क्षेत्र की प्रमुख भाषा कौन सा है इनमें से, तो बस्तर क्षेत्र में क्या भाषा बोली जाती है, हल्दी। तो जो बोली है वहां की हल्दी है, जिसे गोंडी बोली भी कहा जाता है। गंधक झरना कहाँ पर है, तो ये गंधक झरना कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, बस्तर में, क्योंकि बस्तर में ही बहुत सारे झरना वगैरह भी है। छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र पठारी इलाका है इसमें से, तो पठारी इलाका इसमें से देखिए तो वास्तव में ये जसपुर और सरगुजा है, तो इन दोनों में से क्या आएगा, सरगुजा क्षेत्र, मतलब यहीं पर क्या है, सरगुजा है, तो सरगुजा में ही क्या है, मैन पार्ट है, और मैन पार्ट क्या है, पठार है। बोध घाट किस जिले में है, बोध घाट परियोजना के बारे में सुने हैं आप, बोध घाट जो परियोजना है वो कांकेर से लेकर कहां तक होगा, जगदलपुर तक, मतलब कांकेर से नारायणपुर और नारायणपुर से दंतेवाड़ा। तो ये बोध घाट कहां पर है, दंतेवाड़ा में। आगे हम लोग देखते हैं, हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है, तो हसदेव नदी किसमें जाके मिल जाती है, शिवनाथ में, और शिवनाथ फिर कहाँ मिल जाती है, महानदी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, हसदेव पहले शिवनाथ में मिलती है और उसके बाद उसमें। आप कमेंट करके बताओगे कि ये शिवनाथ में किस स्थान पर मिलता है, हसदेव नदी शिवनाथ में किस स्थान पर मिलता है, उनका संगम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। रायपुर शहर किस नदी के किनारे है, तो रायपुर शहर किस नदी के किनारे है, खारून नदी बहता है उसे, उसी में महादेव घाट भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। खारून नदी में मशहूर घाट महादेव घाट, जिसका प्राचीन अपना ऐतिहासिक महत्व है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, या पाट प्रदेश बोला जाता है, कौन सा है, तामरी पठार। जो तामरी क्षेत्र का पठार है वो कहलाता है तामरी पाट पठार बोलते हैं, मैन पाट का सबसे ऊंचा भी पठार है ये, तो उसी का एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसको बोला जाता है, चित्रकूट को। सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात मतलब बोले तो चौड़ा जलप्रपात भारत का, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का भी नियाग्रा बोला जाए चाहे भारत का नियाग्रा बोला जाए, आपको कौन सा लेना है आंसर,
चित्रकूटी लेना है। कई सवाल दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये सबसे बड़ा नहीं है, सही आंसर नहीं है, लेकिन आपको उन ऑप्शन में से एक को लेना है। मतलब उसमें दिया, यदि इनमें से कोई नहीं है तो आप उसको उस कंडीशन में लगा सकते हैं, लेकिन यदि उस ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं वाला प्रश्न नहीं रहा या ऑप्शन नहीं रहा, तो आपको जो है उसी में से बड़ा या छोटा लेना है। जरूरी नहीं है सबसे बड़ा आपको ऑप्शन में दे, वो दिया है उसमें से जो बड़ा होगा, उसमें से जो छोटा होगा, या सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा, उसको ही आंसर में लेना है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध गुफा पर्यटन स्थल, जहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटन स्थल मतलब गुफा है, तो वह कहाँ है? कांगेर घाटी में। और कांगेर घाटी में जानते हैं कि कुसुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, ये सब है। दूध नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है, मतलब किस स्थानीय जिला, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये आप बहता कहाँ पर है दूध नदी, तो ये कांकेर में बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये थोड़ा गलत लिख गया है दूसरे का। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। और इसमें सबसे बड़ा गुरु घासीदास, सबसे छोटा कांगेर घाटी। और कांगेर घाटी मशहूर है, जानते हैं, अभी प्राकृतिक रूप से संपन्न है, गुफाओं के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, और इसीलिए उसको क्या किया गया है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची, संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना, पेपर में ये जरूर आएगा किस स्थान को शामिल किया गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे पंडरी राम मंडावी है ना, और ये चीजें। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसे आपको विशेष रूप से जानना जरूरी ही है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला फूलों का बगीचा कहलाता है? तो फूलों के लिए कौन से जिला को जाना जाता है? जसपुर जिले को जाना जाता है। आगे हम लोग देखें, बस्तर में किस जनजाति को हिल मेरिक बोला जाता है? तो बस्तर जनजातियों का जो प्रमुख जनजाति है वो क्या है? मुरिया जनजाति। तो मुरिया जनजाति को जाना जाता है। बस्तर क्षेत्र का प्रमुख खनिज कौन सा है? मतलब उस क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज किसका होता है? तो किसका है? लौह अयस्क का उत्पादन बस्तर जो है क्षेत्र वहां सबसे ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है? बीजापुर। और यहाँ पर कौन सा स्थल है? अबूझमाड़ है ना। तो अबूझमाड़ में सबसे ज्यादा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वहां पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और ये आपके लिए प्रैक्टिस है, इसके पूरे भाग एक साथ कवर हो जाते हैं। तो जरूर इस वीडियो को एक बार देखिए, आप फास्ट करके देखिए, तो भी ये आपके लिए एक प्रैक्टिस। चलिए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाकाव्य चंदैनी गोंदा का रचयिता कौन है? तो चंदैनी गोंदा के रचयिता कौन है? इसके संस्थापक या रचयिता सुरेश देशमुख को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी शैली की प्रमुख महिला कलाकार कौन है? तो ये कौन है? तीजन बाई और ऋतु वर्मा भी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम हमारा है अगला हमारा तीसरे नंबर का है, छत्तीसगढ़ में किस लोक नृत्य में महिलाएं तोता के चारों ओर गीत गाते हुए नृत्य करती हैं? तो तोता के चारों ओर किसमें नृत्य करती है? सुआ में। तो और इसको महिलाएं ही नृत्य करती है, ये दिवाली के बाद नृत्य करती है। ये सभी चीजें आपको सुआ के बारे में याद रखना है। छत्तीसगढ़ी साहित्य में कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? तो संत गुरु घासीदास को क्या है? छत्तीसगढ़ के कबीर के रूप में जाने जाते हैं। जनौला का सही अर्थ क्या है? तो जनौला क्या है? वास्तव में जो पहेली होता है उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? जनौला होता है। तो उसका एक मीनिंग होता है जनौला का, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ी मुहावरे आगी में घी डालना का अर्थ क्या है? तो आगी में घी डालने का मतलब क्या होता है? झगड़े को और बढ़ा देना, ये आग में घी डालना होता है। हिंदी में ये आग में घी डालने जैसा है। अगला हम लोग देखते हैं कि पंथी नृत्य मुख्य रूप से किस समाज का नृत्य है? किस समाज के द्वारा किया जाता है? किस समाज द्वारा किया जाता है? आदिवासी समाज के द्वारा ये किया जाता है। अगला सवाल हम छत्तीसगढ़ी की प्रमुख लोक गायिका जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है, इसमें और चीज रहे तो ये दोनों तीनों इसको मिला है। तीजन बाई। तीजन बाई एकमात्र छत्तीसगढ़ का ऐसा है कि जिसको क्या है? तीनों पद्म पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। जैसी करही बैला तैसी तानी हल, ये जो लोकोक्ति है इसका भाव क्या है? तो क्या है इसका भाव? इसका है जैसा मेहनत करेंगे वैसा क्या मिलेगा? आपको फल मिलेगा। जैसा करही ये इसका फल है, जैसी मेहनत वैसा फल। इसका सही आंसर क्या है? बी। तो अगला है हमारा राउत नाट्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो गोवर्धन पूजा पर किया जाता है, मतलब गोवर्धन पूजा से पहले किया जाता है या उसी दौरान किया जाता है, कई दिनों तक। छत्तीसगढ़ी नाटक नवीन चंदैनी की रचयिता कौन है? तो नवीन चंदैनी की रचयिता कौन है? ठाकुर खेदीलाल जी। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ की कौन सी लोक गायिका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है और लोकगीत की सुर सामग्री कही जाती है? तो सुर सामग्री बोल रहे हैं, यदि यहाँ पर लोक गायिका बस बोला जाता तो क्या हो जाता? तीजन बाई, क्योंकि लोक गायिका है, लेकिन सुर सामग्री मतलब जैसे लता मंगेशकर के जैसे तुलना किया जाए और कुछ इसका, तो गायकी में भी विशेष है। और ये कौन है? ममता चंद्राकर, जिसको पद्मश्री मिला हुआ है, केवल पद्मश्री, जबकि तीजन बाई को सभी चीजें मिला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि कर्म नृत्य मुख्य रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है, किस समुदाय द्वारा संबंधित है? तो इसमें जो दिया है उसमें से आपको देखना है यादव, सतनामी, साहू से संबंधित नहीं है, केवल किससे है? गोंड। इसके अलावा भी हम लोग देखें तो कई जाति के लोग जो आदिवासी वर्ग है उसमें देखेंगे आप तो बीगा, उराव, गोंड, ये सब लोग भी ये नृत्य करते हैं। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें से आपको चयन करना होगा, तो वहां पर कौन सा आएगा? गोंड।
यहाँ हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध कला भित्ति चित्र अधिकतर कहाँ बनाए जाते हैं? घर की दीवारों पर, तालाब के किनारे, महलों के। तो भित्ति चित्र किसको बोलते हैं? जो हम लोग मिट्टी की दीवारों में जो चीज बनाते हैं चित्र, उसको क्या बोला जाता है? भित्ति चित्र। मतलब मिट्टी के घरों में ये खासकर बनाया जाता था, अभी के डेट में लगभग नगण्य हो गए हैं। छोटा सा मुंह, लंबा सा पूछ, रात दिन करती हु हु, इसका उत्तर क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? तो छोटा सा पूछ और इसका मीनिंग, सही मीनिंग क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा, क्योंकि इसी से क्या है, ये यही होना चाहिए, बांसुरी। हाँ, तो इस जनौला में बांसुरी का वर्णन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, छोटे से मुंह होता है एक तरफ जैसे उसका, तो उससे। अगला है हमारा मुहावरा। तो दोस्तों इसमें मुहावरा, लोकोक्ति, जनौला, ये सभी चीजों को शामिल किया गया है। जैसा सिलेबस बना है बिल्कुल ले टू उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इसे अंत तक देखिए, केवल इसको आप स्पीड ज्यादा करके देख सकते हैं। तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर इसमें कितना होता है, कि आपका तैयारी कितना है, क्योंकि पेपर में सभी भागों से आएगा, जो भी सिलेबस है उसको कवर किए हुए आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, सिलेबस आपका हर पार्ट है, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे कि हम शुरू का पार्ट अच्छे से पढ़ लें और इधर तक छूट जाए, इतने सारे पार्ट है, तो वहां गड़बड़ होगा। तो हर पार्ट का आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं ला रहा हूँ प्रैक्टिस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट शामिल है। ऐसा आपको बुक में भी देखेंगे तो आपको कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस आपका बेस्ट होगा। तो अगला है हमारा आँखी देखे धूल, रेती देखे आंधी। ये क्या है? इसका जो सही आंसर है तो क्या है? छोटी बात को बड़ा बना देना। तो ये चीज इसका मीनिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। आँखी देखे धूल, यदि आप छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना पड़ेगा। हानि किससे कहते हैं? हानि, हाना। हाना वास्तव में किसको बोलते हैं? एक व्यंग्यात्मक ताना होता है, व्यंग होता है एक हिसाब से। हाना मतलब एक जो चलन है उसको बोला जाता है, तो वो कहलाता है। लोकोक्ति, जिंदगी ला लुटाई गाड़ी के डगरहा का भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ क्या है कि हमारे जीवन में जो है संघर्ष हमेशा बना रहता है। ये इसका क्या है? गाड़ी की तरह मानकर चलिए कि जीवन को क्या है, तरह तरह मानकर उसमें उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, ये है डगर है, गाड़ी के डगर जैसे है। अगला 19 है हमारे डंडारी नृत्य, किस अवसर पर किया जाता है? तो डंडारी नृत्य वास्तव में फसल कटाई के बाद किया जाता है, नई फसल आने पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, फसल कटाई डंडारी नृत्य, इसको डंडा भी बोलते हैं। तो लगभग छेरछेरा जो त्योहार होता है वहां भी, उसके पहले भी किया जाता है। यहाँ से हम लोग देखिए किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ का कबीर बोलते हैं? तो संत किसको बोलते हैं? गुरु घासीदास को छत्तीसगढ़ का कबीर बोला जाता है। और समाज सुधार में इनका जो भी योगदान है उनके लिए इनको माना जाता है। कि हिंदी कविता पिंजरा किस साहित्यकार की रचना है? तो ये किस साहित्यकार की रचना है? बंसी कश्यप का रचना है, ये आपको ध्यान रखना। पिंजरा। छत्तीसगढ़ का कौन सा वाद्य यंत्र सायर कहलाता है? तो सायर किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में हम लोग थोड़ा थोड़ा सुधार के जानते हैं, जो सारंगी होता है उसी को क्या नाम दे देते हैं? सायर। अगला है रौताई नाच किस समाज विशेष का नृत्य है? तो रौताई नाच को या राउत नाचा या ऐसे कई प्रकार से बोलते हैं। ये वास्तव में किससे संबंधित है? यादव समाज से हमारा संबंधित है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की किस कला में बांस और लकड़ी से खिलौने व घरेलू सामान बनाए जाते हैं? तो ये किससे है? क्या बोला जाता है इसको? लखनपुरी लकड़ी कला से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी कला धरो जिसमें बांस और लकड़ी से उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। जनौला आगे है हमारा कि जनौला दिन में सोचत, रात में जागत, परे परे जग दिखावत। तो इसका सही उत्तर क्या है? दिन में सोवत है, सोता है, रात में जागता है और परे परे दिखावत है। तो ये किसके लिए बोला जाता है? चांद के लिए है। चांद हमारा रात को ही दिखाई देता है, ये इसका सही मीनिंग है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चोर म घूसा परवा, मतलब इसका क्या है? दोषी पर संदेह आदमी करता है। मतलब हम लोग देखेंगे कि जैसे जो दोषी है उसमें वो कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी करता है, जिससे हमको उस पर क्या हो जाता है? शक हो जाता है। तो ये इसका सही मीनिंग है। आगे हम लोग देखते हैं तोला देख के रखे गीदड़ में बाघ के दांत लग गए। गीदड़ में बाघ के दांत लग गए मतलब क्या होता है इसका? कि मतलब गीदड़ में बाघ के दांत, मतलब बाघ अच्छी चीज है, मतलब बड़ा है, राजा है। तो गीदड़ मतलब अयोग्य को योग्यता मिल जाना, मतलब उससे ज्यादा चीज मिल जाना। मतलब ये क्या है? अप्राकृतिक शोभा, मतलब ऐसा चीजें मिल जाना किसी आदमी की जो उसकी लायक ना हो। तो ये इसका सही अर्थ है, असंगत चीजें मिल जाना उसको। अगला है अंधरा में सुरता राजा। तो ये क्या होता है? कम योग्य भीड़ में क्या होता है? अंधरा में सुरता राजा, मतलब अंधे में जो है सिंपल आदमी देखने वाला वही राजा होता है, उसमें गुण हो या ना हो। तो कम योग्य भीड़ में क्या होता है? श्रेष्ठ होता है भीड़ के साथ। मतलब सुवादित सामान्यतः किस भाषा में गाए जाते हैं? तो सुवादित किस भाषा में गाए जाते हैं? तो किसमें गाया जाते हैं? जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ी में गाया जाता है, हिंदी में नहीं होता उसका जो भी। तो अगला हम लोग देखते हैं बेल मेटल कला किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है? तो बेल मेटल कला जिसको ढोकरा कला भी बोलते हैं, वो कहाँ है? ढोकरा कला ये कहाँ पर है? बस्तर में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है चंदैनी गोंदा किस छत्तीसगढ़ी लोक शैली से संबंधित है? तो ये चंदैनी गोंदा किससे संबंधित है? हमारे लोक गाथा से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोक गाथा से हमारा संबंधित है। अगला देखिए हम पंडवानी गायक का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? पंडवानी में क्या चीज का उपयोग किया जाता है? तो क्या चीज का उपयोग किया जाता है? तमूरे का और खड़ताल का। तो खड़ताल का भी उपयोग किया जाता है, तमूरा और खड़ताल का। कर्मा गीत किस अवसर पर किया जाता है? तो कर्मा गीत का तो वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन बुआई के समय इसका मुख्य रूप से माना जाता है कि ये क्या होता है? कृषि से जुड़ा हुआ है। जैसे बुआई और नए फसल पर गाया हुआ नाचा जाता है, मतलब शुरू में भी बुआई में भी और जब नई फसल आएगा तो भी इसका गायन करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति ढोलक नृत्य करती है? तो ढोलक नृत्य या ढोलकी जिसको भी बोलते हैं, ये कौन सी जाति करती है? मोर जनजाति का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है ढोलकी या ढोलक नृत्य। जनौला पहले बिना हाथ चले बिना पांव डोरे उजियारा देवे सबके घरे।
मतलब बिना हाथ पांव डोले हमको बिना मेहनत किए हमको कौन रोशनी देता है हमेशा? सूरज दादा। तो इसका सही आंसर क्या है? सूरज। अगला है हमारा मुहावरा है पानी में लाठी मारना। पानी में लाठी मारना समझ रहे? पानी में लाठी मारने से मतलब डंडा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब बेकार का मेहनत करना होता है कि पानी को हम डंडा मारे चाहे जो भी करे तो बेकार का प्रयास करना इसका सही आंसर होगा। अगला हमारा है कि ऐसन का नहीं जेकर घाम में सुखाए जाते का भावार्थ, मतलब ऐसा कोई भी नहीं जिसके घाम में सुखाए जाते। तो समय सबका क्या होता है? समाधान करता है, हर चीज का मूल्य होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर चीज का मूल्य होता है, मतलब कोई भी चीज को हम बिल्कुल नगण्य नहीं मान सकते। ये इसका अर्थ है कि कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं होता, मतलब बिल्कुल बेकार कोई भी चीज नहीं होता। ये इसका सही आंसर है। राउत नाचा किस पर्व के अवसर पर होता है? तो राउत नाचा कब होता है? गोवर्धन पूजा, उसी से रिलेटेड है, इसी के आसपास क्या है। और यदि इसमें गोवर्धन पूजा नहीं रहे तो कौन सा आंसर आएगा इसका? तो दिवाली, क्योंकि दिवाली के बाद ही इसका डांस किया जाता है, राउत नाच होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यदि गोवर्धन पूजा नहीं रहा तो आपको दिवाली लगाना है, तो राउत नाचा को आपको विशेष ध्यान रखना है। किस जनजाति कला को ढोकर कला भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बेल मेटल। तो बेल मेटल को आपको क्या बोला जाता है? ढोकरा कला। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस्तर में खासकर प्रचलित है शिल्प कला है। कुमार गीत सामान्यतः किस अवसर पर गाया जाता है? तो कुमार गीत कब गाया जाता है? विवाह में गाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, विवाह में कुमार गीत गाया जाता है। और अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली में वेदमती शैली किस प्रकार की शैली है? तो यहाँ पर क्या है? वेदमती शैली दो है, एक कापालिक और एक वेदमती। तो ये कापालिक शांति और गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज है। वैसे इसमें उत्साही वीर प्रधान ही आएगा, मतलब इसमें दो चीजें हैं। तो पंडवानी हम लोग जानते हैं, लेकिन दो है जिसमें एक में क्या है? रितु वर्मा को जानी जाती है और एक में जिसका नाम हम लोग जानते हैं तीजन बाई। तो तीजन बाई बहुत प्रचलित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको और कंफर्म कर लेंगे थोड़ा इसको। तो एक शांति और गंभीरता से तो शायद नहीं ही गाया जाएगा, ये चीज नहीं लग रहा है, क्योंकि वीर रस और उत्साही पूर्वक ही गाया जाता है। तो ये दोनों ही ज्यादातर आना चाहिए ऑप्शन में, शांत वाला लगता है। लेकिन आप एक बार और क्लियर थोड़ा इसको कर लेंगे। डांडिया छत्तीसगढ़ में किस नृत्य का स्थानीय रूप है? तो वास्तव में डांडिया जो है महिलाएं करती है और वास्तव में डंडारी का ये रूप है। मतलब डांडिया में भी क्या लिया जाता है? डंडे लिया जाता है छोटे छोटे रूप में, और महिलाएं उसमें डांस करती है डांडिया में खासकर। तो कौन सा जिला गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है इसमें से? तो इसमें से हम लोग देखें तो आपको और भी मिल जाएगा, नारायणपुर, बीजापुर इधर के। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है इनमें चारों में देखें तो चारों में कौन सा होगा? जसपुर होगा। तो ये आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको उत्तर खोजना है, ये बड़ी बात है। तो आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आप सबसे बड़ा छोटा ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा। आपको दिया जाएगा कि ये जो दिया है उसमें से बड़ा। तो ये सबसे बड़ा भी बोलता है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं होता। तो उसमें से जो ऑप्शन है उसमें से सबसे बड़ा चुनना है आपको। ये चीज का खास ध्यान रखेंगे। मोर पेट म कागज मोर तीर म लेखा पढ़े लिखे सब लइका। तो ये क्या है? ये वास्तव में क्या है? इसको पढ़ते लिखते हैं सब। तो अखबार को, इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? अखबार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब डी है ना, कि मोर पेट में कागज रहता है और सब लोग इसको पढ़ते लिखते हैं। घघरा फाटेला जुड़ना का अर्थ है ना, तो इसका क्या होता है? इसका हम लोग अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ है चला गया यहाँ पर। तो इसका सही अर्थ क्या है? गलती को सुधार करना है, कि कैसे हम गलत को सुधार सकते हैं। तो घघरा फाटेला जुड़ला, ये कई सारे तो हिंदी के शब्द से है, तो हम लोग कम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो भी समझ जाते हैं, लेकिन कई लोग जो हिंदी ही बोलते हैं ज्यादातर उनको कई चीजें समझ नहीं आएगा। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसमें है तेकर घर में बंधवा आए। तेकर घर में बंधवा आए मतलब जिसके घर बड़ी मुसीबत है। कई लोगों के घर मतलब बंधवा मतलब जानते हैं प्रॉब्लम है, मतलब शेर है, मतलब जंगल का राजा, लेकिन हमारे सामने आए तो हमारे लिए खतरनाक है। तो यही चीज बोला गया है, बड़ी मुसीबत आना। लोकोक्ति है एक लाठी में सबला हाँकना। एक लाठी में सबला हाँकना मतलब ये थोड़ा सा आसान भी है, सबको एक जैसे व्यवहार करना है ना, सबको एक लाठी से हाँकना, ये इसका जो हिंदी में है वो है। तो अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा पारंपरिक नृत्य देवताओं को की पूजा से संबंधित? कर्मा नृत्य, गौरी, गौरा गौरी, सुवा नृत्य और राउत नाचा। तो इसमें से वास्तव में हम लोग देखें तो गौरा और गौरी नृत्य है, ये भगवान को समर्पित है, मतलब माता पार्वती और भगवान शंकर जी को ये समर्पित है। गौरा गौरी वही है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य नाचा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो नाटक में किसके लिए बनाया गया? ये हबीब तनवीर को जाना जाता है लोक नाट्य के लिए, और जिसको इसका प्रथम बार मतलब लोक नाट्य में हम लोग देखें तो हबीब तनवीर को राष्ट्रीय मंच पर ये पहुंचाया था, और जिसके लिए इनको क्या मिला था? श्रेष्ठ मतलब पद्मश्री का अवार्ड मिला था। तो रंगमंच में यदि इस क्षेत्र में देखें तो सबसे पहले इन्हीं को पद्मश्री अवार्ड मिला है। हालांकि बाद में तीजन बाई मशहूर हुए, तीजन बाई को कभी अवार्ड मिल गया है पद्म के तीनों अवार्ड। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 50 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। आशा है ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जरूर ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा। और इसमें से आप भी अपना टेस्ट करेंगे कि आपके कितने सवाल इसमें से सही होता है, जल्दी से देख के। तो अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? तो सर्वाधिक यहाँ पर क्या चीज बोया जाता है? धान की खेती किया जाता है, तो ये आपको पता ही है। अगला है कुटकी किस प्रकार की फसल है? तो कुटकी जानते हैं, कुटकी हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का फसल है? तो कुटकी हमारा क्या है? कोदो और कुटकी जैसे। तो ये क्या कहलाते हैं? लघु अनाज कहलाते हैं, मतलब छोटे छोटे ये दाने होते हैं। जैसे धान बड़ा होता है तो ये वाला क्या होता है? बिल्कुल छोटे होते हैं, तो लघु अनाज इसको बोला जाता है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र
लगभग कितने प्रतिशत में है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी, 44% हिस्से में क्या है, छत्तीसगढ़ का वन है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा वन है, तो कौन सा है, बीजापुर। तो बीजापुर में आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा वन है, यहीं पर क्या है सबसे ज्यादा 2 अभ्यारण्य और एक क्या है राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंद्रावती। और तो आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से यहाँ पर अभ्यारण्य है, तो आप कमेंट करके बताइए। तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ बहुत अग्रणी है। सल्फी किस जाति का पेय पदार्थ है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं जो सल्फी है, साड़ी सल्फी जानते हैं, ये पोसना पोसना बोलते हैं, या कभी पोसना हम लोग यूज मतलब नहीं सुनते, तो पोसना पेज, ये 4 चीजें होता है। तो चारों का आपको ध्यान रखना है। पोसना किसका होता है, उराव लोगों का। गोंड लोगों का क्या होता है, पेज। बैगा लोगों का क्या होता है, साड़ी। तो मुड़िया लोगों का क्या होता है, सल्फी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पेय पदार्थ होता है हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों का। तो आगे है वनोपज सहकारी समितियां मुख्य रूप से किस कार्य से जुड़ी है, तो किस कार्य से जुड़ा है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, वनोपजों का संग्रहण करना। तो वही क्या कहलाता है, वनोपज सहकारी समिति। और इसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, तेंदुपत्ता का भी संग्रहण करते हैं, और जो भी साल बीज वगैरह जो भी चीजें हैं उनका। छत्तीसगढ़ में मुख्य नगदी फसल कौन सा है, तो नगदी फसल के रूप में कौन सा जाना जाता है, कपास जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, नगदी फसल, गन्ना सोयाबीन भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो कपास है वो मुख्य रूप से नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं महुआ का आर्थिक महत्व क्या है, तो महुआ का किस किस रूप में निर्माण होता है, तो ये तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं महुआ बोला है, तो इसका तेल भी बनता है, मद्य भी बनता है और औषधि भी बनता है, इसलिए इसका उपयोग क्या होगा, चारों होगा। तो महुआ बहुत ही क्या है, बहुमूल्य होता है, इसका उपयोग मतलब बहुमूल्य बोले उपयोगी होता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है, तो इसमें से कौन है खरीफ फसल मुख्य रूप से, तो कौन है, हमारा धान ही क्या है छत्तीसगढ़ का मुख्य खरीफ फसल है। कुसुम के बीज से क्या प्राप्त होता है, तो कुसुम के बीज, कुसुम जानते हैं किसको बोलता है, तो जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में सामान्य रूप से कोसम भी बोलते हैं, और इसको खाते हैं, खट्टा लगता है, इसका दाना होता है, और दाने से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका कोसम का तेल निकाला जाता है। तो कोसम का बीज से क्या प्राप्त होता है, तेल, जिसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में भी होता है। तो ये आपको ध्यान रहे। छत्तीसगढ़ में धान का संकर किस्म का नाम है, तो इनमें से संकर किस्म कौन सा है, सब है, स्वर्णा भी है, ये भी है, लेकिन इसमें जो IG के भी है, ये क्या है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा ये विकसित एक किस्म है जो संकर किस्म का है। तो ये आपको ध्यान रखना, IG के भी 1, ये एक धान का किस्म है, संकर प्रजाति। और संकर जानते हैं जो आज के डेट में संकर जो बीज है वो उत्पादन में बहुत तेज होता है, मतलब उनका उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान उत्पादन में अग्रणी है, तो इसमें से दिया है, उसमें से आपको बताना है कौन सा जिला धान उत्पादन में अग्रणी है, तो कौन सा जिला है इसमें से, बेमेतरा। तो बेमेतरा में धान का इन जिलों में सबसे अधिक होता है, मतलब उनका जो काली मिट्टी या उस क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाई जाती है उसमें। वनोपज संघ की स्थापना कब किया गया था, तो वनोपज संघ की स्थापना कब किया गया था, 1976 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बिल्कुल आसान सा है, राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा है, साल है। तो साल हमारा राजकीय वृक्ष है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय वनोपज मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्या है, लघु वनोपज का मूल्य का संवर्धन करना, मतलब उचित मूल्य लोगों को प्रदान करना, जो भी लघु वनोपज है उनसे जो भी मिलता है उनको। आगे है कदोबाड़ी शब्द का अर्थ है, मतलब ये थोड़ा सा जमल, लेकिन इसमें बाड़ी जो मेन है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, तो देखें तो फल बाड़ी, धान खेती, तालाब खेती, तो इसका मतलब क्या होता है वास्तव में, कदो बाड़ी मतलब सब्जी जहां लगता है उसको बोलते हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है, सब्जी बाड़ी को बोला जाता है। बांस में, बांस किस उद्योग से जुड़ा हुआ है, तो इसमें से बांस का उत्पादन कहां पर होता है, तो किस उद्योग में होता है बांस का उपयोग, पेपर उद्योग में। तो पेपर जो है वो किससे संबंधित है, बांस उद्योग से संबंधित है। अगला हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन की फसल कौन सा है, तो दलहन की प्रमुख फसल कौन सा है छत्तीसगढ़ में, चना है। चना सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है दूसरे जो दलहन है उनकी तुलना में, तो ये आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके अनुसार निर्धारित होता है, तो किसके अनुसार निर्धारित होता है, ध्यान रखेंगे हमारा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी समर्थन मूल्य है धान का, वो कौन डिसाइड करता है,
केंद्र सरकार डिसाइड करता है, और उससे जो ऊपर का पैसा है, मतलब जैसे हमारे अभी यहाँ पर क्या है 31 रुपए में लिया जा रहा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार उसको कृषक उन्नति योजना के तहत देता है, जबकि जो केंद्र सरकार जो राशि देता है एमएसपी, उसको क्या करता है सरकार जो है वो तुरंत दे देता है। तो एमएसपी जो होता है वो बाद में उससे एक्स्ट्रा को दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिल्कुल आसान सा है कि रायपुर में ये स्थित है कृषि विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि योग्य भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस मिट्टी से है, तो सबसे बड़ा हिस्सा किस मिट्टी से है, लाल पीली मिट्टी से। और इसी मिट्टी को क्या बोला जाता है, आप कमेंट करके बताओ कि हमारा जो हम लोग स्थानीय बोली में या स्थानीय भाषा में लाल पीली मिट्टी को क्या नाम देते हैं, ये आप कमेंट करके बताओ। नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना किस सरकार की पहल है, तो किस सरकार की पहल है, ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल है। जब भूपेश बघेल का सरकार था तो इस पर बहुत जोर दिया गया था। अभी कुछ कुछ चीजें उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है इसमें से, तो प्रमुख तिलहन फसल, तिलहन मतलब क्या होता है तेल, और दलहन मतलब क्या होता है दाल। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है, कभी कभी आपको डाउट लग सकता है कि दलहन फसल तिलहन फसल, तो तिलहन मतलब तेल और दलहन मतलब दाल वाली फसल। अगला सवाल हमारा, वन अधिकार अधिनियम 2 के अंतर्गत किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला, तो इसके अंतर्गत किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला है, अनुसूचित जनजाति को, क्योंकि इनको ही क्या दिया गया, इसके तहत पट्टे दिए गए, और जो उनके अधिकार में जमीन थे वो उनके नाम में किया गया, जमीनों का पट्टा दिया गया, घरों का पट्टा दिया गया, तो उनको उनका मालिकाना हक मिल गया जो भी पुराने समय से रह रहे थे उनको। अगला है हमारा, रतन जोत किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है, तो रतन जोत किसके लिए प्रसिद्ध है, बायो डीजल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होता है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई का माध्यम क्या है, नहरें हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, नलकूप है, फिर उसके बाद क्या होंगे तालाब, फिर उसके बाद क्या होंगे कुएं, या कुएं पहले भी हो सकते हैं, कई तरफ कुएं का उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो कोदो कुटकी का उत्पादन छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में अधिक होता है, तो किस क्षेत्र में अधिक होता है, ये कोदो कुटकी का उत्पादन कहाँ ज्यादा से ज्यादा होता है, बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये बोया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। आगे है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार है, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, कृषि है। यदि मूल्य के हिसाब से आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल्य आधार पर क्या है प्रमुख आधार, तो मूल्य आधार पर क्या है, उद्योग और खनन है, क्योंकि जो कोयला उद्योग है और जो लौह इस्पात उद्योग है उसमें क्या है ज्यादा मात्रा में है, तो कृषि में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए इसका हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा, कृषि होगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बक्साइट उत्पादन में अग्रणी है, तो बक्साइट कहाँ होता है, हम लोग जानते हैं पाठ प्रदेश क्या किस चीज के लिए जाना जाता है, बक्साइट के लिए, तो पाठ प्रदेश कहाँ है, जसपुर क्षेत्र में है। और सरगुजा, तो सरगुजा का वो वाला एरिया जहां पर जसपुर लगता है, या मैन पाट का इलाका जो है ये, तो हम लोग इसका सही आंसर क्या लेंगे इसमें से, जसपुर, या जसपुर का सरगुजा जो मैन पाट का क्षेत्र है। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य की वनोपज सहकारी समितियां हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य जो है वो होता है वनोपजों का संग्रहण करना और उनका विक्रय करना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। अगला सवाल हम देखते हैं कि तेंदुपत्ता को छत्तीसगढ़ में किस नाम से भी जाना जाता है, तो तेंदुपत्ता को किस नाम से जाना जाता है, हरित सोना या हरा सोना भी बोला जाता है तेंदु के पत्ते को। तो तेंदुपत्ता से बहुत ज्यादा आमदनी होता है और सरकार इनको अच्छा खासा रुपए भी देता है, मतलब हर सैकड़े का 550 रुपए। और मानक बोरा जिसको बोलते हैं, तो मानक बोरे में कितना जो है तेंदुपत्ता आता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता का बंडल होता है, 1000, और 1000 बंडल का कितना दिया जाता है, 5500 रुपए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस संभाग में है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र बोल रहा है, तो ये स्वाभाविक रूप से है किस संभाग में होगा, बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग एक वन संपदा से संपन्न क्षेत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना। धान रोपाई या बुआई पर पारंपरिक लोकगीत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किस नाम से प्रसिद्ध है, इस समय एक गीत गाया जाता है जिसको भोजली भी बोलते हैं, तो जवारा गीत इस समय गाया जाता है बुआई के समय या रोपाई के समय, तो जवारा गीत आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पाद को धान के बाद प्रमुख स्थान है, मतलब कृषि उत्पाद के बाद तो दूसरे स्थान पर यदि हम बोल सकते हैं, धान के बाद प्रमुख कहा जाता है कृषि उत्पाद, तो किस कृषि उत्पाद को बोला जाएगा, तो किसको बोला जाएगा, कोदो और कुटकी। तो ये धान के रूप में मुख्य रूप से कोदो और कुटकी, तो खासकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र जो पठारी भाग है वहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में बोया जाता है।
साल वृक्ष से प्राप्त प्रमुख उत्पाद क्या है? तो साल वृक्ष का प्रमुख उत्पाद क्या है? साल बीज, जिसको क्या बोला जाता है? चिरौंजी। तो ये भी इसका क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है साल बीज का, है ना, जिसका चिरौंजी का क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। यहाँ से हम लोग देखें तो धान पर आधारित उद्योग सबसे अधिक कहाँ है? तो धान पर आधारित उद्योग क्या होते हैं? जैसे मिल से क्या निकलता है? भूसा, भूसे से क्या बनाया जाता है? तेल बनाया जाता है। तो ऐसे जो है वो उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ है? धमतरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिल है। जो भी राइस मिल कई प्रकार के होते हैं और सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होते हैं। और धान का उत्पादन भी हम लोग ध्यान रखें सबसे ज्यादा कहाँ होता है? धमतरी क्षेत्र में ही होता है। चिरौंजी छत्तीसगढ़ के किस वनोपज से प्राप्त होता है? तो चिरौंजी हमें किससे प्राप्त होगा? इन चारों ऑप्शन से। तो हमको चार के बीज से भी प्राप्त होता है और साल के बीज से प्राप्त होता है। तो ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों लगभग सही हैं। लेकिन हम यहाँ पर आंसर ये लिए हैं, आपको ये थोड़ा सा ऑप्शन में आप ध्यान देंगे। चार के बीज से भी क्या मिलता है? चिरौंजी, जिनका कई चीजों में उपयोग किया जाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन दोनों दे दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को धान पर आधारित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? धान राज्य की सबसे अधिक उत्पादित फसल है। धान ही मुख्य निर्यात है और धान से ही अधिकांश रोजगार मिलता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो लोग हैं वर्तमान में, सबसे ज्यादा लोग 70% लोग मान के चलो किस में लगे हुए हैं? कृषि में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त। शुरू से पहला प्रश्न लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? गोंड जनजाति का है। आपको ध्यान रखना है। आगे है पढ़ा प्रणाली किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो ये किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? उराव। ये क्या है? पंचायत प्रणाली, बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की ककलिंगा परंपरा किससे संबंधित है? मतलब कौन से संस्कार से? विवाह से, मृत्यु से? तो इसको हम लोग देखते हैं ये किससे संबंधित है? मृत्यु से, मतलब मृत्यु पर किया जाने वाला ये एक संस्कार है। आगे हम लोग देखते हैं झाड़ फूंक और गुनिया प्रथा किस जनजाति क्या संस्कृति या हिस्सा है? तो ये किस जनजाति का? बैगा। जैसे छत्तीसगढ़ ही में नाम ही है बैगा लोग क्या करते हैं? ये काम करते हैं। और इसमें हम लोग देखें छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार जो है वो फसल कटाई से जुड़ा है? तो फसल कटाई से कौन सा जुड़ा है? कर्मा को फसल बुआई में भी किया जाता है और फसल कटाई के समय भी ये चीज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं हरितालिका तीज पर, या जिसको तीजा भी बोलते हैं, किस देवी की पूजा करते हैं? तो किस देवी की पूजा करते हैं? माता पार्वती की पूजा करते हैं। ये आपको ध्यान रखते हैं और व्रत भी रखती हैं। तो ये आपको ध्यान रख। छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है? तो छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है? पौष में मनाया जाता है, ये पौष पूर्णिमा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, पौष पूर्णिमा छेरछेरा होता है और उसके कुछ दिन बाद फिर होली आता है। दिवाली त्योहार का विशेष संबंध किससे है? दिवाली त्योहार क्या होता है? राउत लोगों का या यादव जाति लोगों का संबंध है इससे। तो ये कब मनाया जाता है? ये पशुधन से रिलेटेड है या गोवर्धन पूजा के आसपास ही होता है, जो दिवाली के बाद होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? यदि हम इसमें से देखें तो गोंड जनजाति का आपको दे दिया जाएगा, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा है। तो ये तो सब करते हैं, लेकिन हमारा जो है प्रमुख इनका क्या है? कर्मा। तो कर्मा क्या है? ये जो दिया है ऑप्शन, उसमें से इनका प्रमुख त्योहार है। पोला त्योहार की बात करें तो पोला त्योहार में क्या किया जाता है? तो पोला त्योहार कब मनाया जाता है? इसमें बैलों की पूजा किया जाता है। तीजा के 2-3 दिन पहले होता है ये त्योहार, जिसमें बैलों का पूजा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। घोटुल जो है वो संस्था है एक, है ना, जानते हैं, युवाओं का एक गृह है बोला जाता है। तो ये किस जनजाति से संबंधित है? तो किस जनजाति को बोला जाता है? गोंड मुड़िया जनजाति के जो युवा गृह है उसको क्या नाम बोला जाता है? घोटुल बोला जाता है। तो घोटुल के बारे में आपको विशेष, इसके युवाओं को क्या बोला जाता है? जैसे चेलिक बोला जाता है। उसके जो महिला सदस्य, मतलब जो युवतियां हैं, उनको क्या बोला जाता है? मुटियारी बोला जाता है। और उनके जो मुखिया है उसको क्या बोला जाता है? युवा के पीरेदार बोला जाता है। और आपको बताना है कि महिलाओं के जो युवतियों के मुखिया है उसको क्या बोला जाता है। तो ये आपको बताना है। डोकरा कला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति से? तो ये ढोकरा कला किससे संबंधित है? ये बस्तर क्षेत्र की से संबंधित है। इसको तो बेल मेटल भी बोला जाता है इसको। तो ढोकरा धातु कला है, मतलब इसमें धातुओं को पिघलाकर बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्राय बस्तर में कई जनजातियों द्वारा ये किया जाता है। झाड़ा पाटा प्रथा किस अवसर पर की जाती है? तो झाड़ा पाटा जो प्रथा है वो कब किया जाता है? मृत्यु पर किया जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो शांति के लिए झाड़ा पाटा किया जाता है। नवाखानी पर्व किससे जुड़ा है? तो नवाखानी मतलब, हमको यदि थोड़ा हिंदी आता है तो हिंदी से मैच करेंगे तो पता चल जाता है। धान की जो पहली फसल आता है उसी को क्या बोला जाता है? नवाखानी। ये दशहरा दिवाली के बीच के आसपास ये होता है। मुड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? इनमें से प्रमुख ना, या जो भी होगा उनका नृत्य, लेकिन इनमें से आपको चयन करना है कि मुड़िया जनजाति का नृत्य कौन सा होता है? गेंडी नृत्य। तो गेंडी नृत्य बोलते हैं। तो क्या होता है? इनका पारंपरिक नृत्य होता है। सुआ जो होता है प्रायः कब किया जाता है? तो सुआ जो है वो कब किया जाता है? प्रायः या तो फसल कटाई के आसपास या दिवाली के आसपास। तो इसका सही आंसर क्या लिया है? चलिए देखें, दिवाली पर। तो दिवाली पर क्या करना है? सही आंसर लेना है आपको। और दूसरा प्रश्न है, आम खाई पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो आम खाई मतलब जब आम पकता है, एक कब पकता है? आषाढ़ मास के शुरू में पक जाता है, या जेठ जो होता है वहां पर। तो इसका वास्तविक समय कहां पर लेंगे हम लोग?
आषाढ़ में, है ना। यहाँ पर पौष, कार्तिक और चैत है, तो जेठ जो मंथ होता है वहां पर नहीं है, तो जेठ में भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन यहाँ आषाढ़ मास भी है तो वही सबसे बेस्ट है। तो आम खाई आषाढ़ मास में मनाया जाता है, आम पकने पर मनाया जाता है। और ये इस जनजाति को जंगल का डॉक्टर बोला जाता है। तो जंगल का डॉक्टर मतलब कौन होते हैं? बैगा होते हैं, क्योंकि बैगा लोगों कई प्रकार से इलाज वगैरह करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, औषधियों से रोग का उपचार करते हैं। तो गोठान प्रथा का संबंध किससे है? तो गोठान प्रथा का संबंध किससे है? पशुधन का देखभाल। हमारे प्रदेश में भी गोठान जो है वो एक योजना चल रहा था, हर एक गांव में प्रायः गोठान बन रहा था जब भूपेश बघेल का सरकार था, लेकिन वर्तमान में उसी को गोधन के रूप में विकसित किया जा रहा है, गोधन योजना के रूप में, जहां जो आवारा पशु होते हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। इसके लिए चरवाहों का भी हो सकता है भर्ती किया जाएगा, मतलब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ये रखा जाएगा। मातर पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो मातर पर्व किस समुदाय से संबंधित है? सतनामी समाज का ये संबंध है, महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, घोटुल में लड़के लड़कियों का प्रमुख को क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ लड़के लड़कियों के प्रमुख बोल दिया है, मतलब लड़कों का प्रमुख होता है जिसको क्या बोलता है? सीरेदार। और लड़कियों के प्रमुख को क्या बोलता है? वेलोसा, वेलोसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चेलिक क्या होता है? तो लड़कों को जो उनके सदस्य होते हैं उनको चेलिक बोलते हैं, और लड़कियों को क्या बोला जाता है? मोटियारी। और जो लड़कियों के प्रमुख होता है उसको क्या बोलता है? वेलोसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुड़िया जनजाति का है। सीरेदार घोटू संस्था का एक प्रमुख होता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख अधिकारी कौन सा होता है? पढ़ा का कौन सा होता है? मांझी होता है इसका प्रमुख अधिकारी, मतलब मुखिया, एक पुजारी सा या जो भी हम लोग बोलते हैं मुखिया होता है, वो होता है मुखिया ही बोले। तिहार पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति का है? तो तिहार पर्व मुख्य रूप से किसका है? उराव जनजाति का है। बिहाई गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो थोड़ा सा भी यदि हम लोग देखें मैचिंग, तो बिहाव और बिहाई गीत और विवाह, तो ये दोनों सेम है। तो इसका वास्तव में संबंध क्या है? हम लोग यदि छत्तीसगढ़ के हैं तो हमको इतना जरूर आना चाहिए, बिहाई गीत मतलब विवाह से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं माटी तिहार। तो माटी तिहार कब मनाया जाता है? तो माटी तिहार किस महीने में मनाया जाता है? यहाँ पर माघ में, या इसमें डाउट है थोड़ा सा, तो आप देख लेंगे इसको। माघ तिहार माघ महीने में, तो थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, आप थोड़ा और देख के बताएंगे। भाद्र या माघ, ये दोनों में से एक में ही आएगा, तो आप और इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे माटी तिहार को। दंतेश्वरी किस जनजाति क्षेत्र का आराध्य देवी है? तो किस जनजाति क्षेत्र बोला है ना, तो ये कहाँ का है? बस्तर का। और किस जाति का बोलता है? तो किसका है ये? हल्बा का। हल्बा लोगों का, हल्बा लोग जो जाति के लोग हैं वो इसको क्या करते हैं? दंतेश्वरी देवी को अपना आराध्य देवी मानते हैं। हल्बा जाति के जो बस्तर के लोग हैं, बस्तर में पाए जाते हैं, बस्तर क्षेत्र में हल्बा जाति के लोग, तो इसको अपना आराध्य देवी मानते हैं, मां दंतेश्वरी को। मड़ई मेला किस जनजाति परंपरा से जुड़ा है? तो इसमें क्या है? देवी देवताओं का ये पूजा है, एक हिसाब से मड़ई के देवता होते हैं उनका क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मड़ई में है अंगा देव बोलते हैं उसको। तो छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है? रथ यात्रा का आयोजन कहाँ होता है? जगदलपुर में, जो 75 दिनों का दशहरा लगभग 2.5 महीने का माना जाता है। तो जो रथ यात्रा से शुरू होता है और दशहरा के आसपास तक चलता है, तो आपको ध्यान रखना है ये बस्तर दशहरा से संबंधित है रथ यात्रा। नवाखाई पर्व किस फसल से जुड़ा है? तो नवाखाई फसल जो हमारे छत्तीसगढ़ में किससे जुड़ा है? धान के फसल से। धान का जब नया फसल आता है उसी समय होता है। रथ यात्रा बस्तर दशहरे का आरंभ कितने दिनों तक चलता है? मतलब ये रथ यात्रा जिसमें शामिल है वो कितने दिनों तक चलता है? तो कितने दिनों तक चलता है? बस्तर दशहरा 75 दिनों तक, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब 2.5 माह बोले तो। और पिठौरा चित्रकला किस जनजाति से जुड़ा है? तो पिठौरा चित्रकला का जो संबंध है वो कहाँ से है? भील जनजाति है। पिठौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। प्रधान गुण किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रधान गुण या प्रधान गुण बोलते हैं, प्रधान भा रहेगा यहाँ, प्रधान गुण। तो प्रधान गुण किस कला से संबंधित है? वाद्य यंत्र से। तो वाद्य यंत्र इनके लिए ये प्रमुख होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। राउत नाचा या जिसको राउत नाचा ये बोला जाता है, किस अवसर पर होता है? तो ये किस अवसर पर होता है? दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास जो गोवर्धन पूजा होता है, मतलब दिवाली के जस्ट दूसरे तीसरे दिन, उससे संबंधित है। तो दिवाली के पास ही राउत नाचा होता है, कुआ नाच होता है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। जानी छानी पर्व किस जनजाति का है? तो जानी छानी पर्व किस जाति का है? उराव जनजाति का एक प्रमुख अपना स्थानीय त्योहार है, इसको ध्यान रखना है। तिहारी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो तिहारी गीत मतलब तिहार वाली गीत तो विवाह के अवसर पर ये गाए जाते हैं। तो इसी में भड़ौनी गीत होता है जिसमें थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप से होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस्तर दशहरा में सबसे पहले कौन सा अनुष्ठान होता है? तो सबसे पहले कौन सा अनुष्ठान होता है? पाठ यात्रा होता है। पाठ यात्रा, यात्रा मतलब जिसको बोलते हैं पाठ यात्रा, बस्तर दशहरे का पहले अनुष्ठान होता है। भतरा जनजाति का प्रमुख नृत्य देखें तो भतरा जनजाति होते हैं, उनका प्रमुख नृत्य क्या होता है? गौर नृत्य होता है भतरा लोगों का, गौर नृत्य, जिसमें वही गौर का सींग वगैरह लगा के जो डांस करते हैं वो है। अगला है हमारा लोरी गीत। तो लोरी के बारे में आपको जानना है कि लोरी क्या है। लोरी सुनाते हैं हम लोग, ये हिंदी में भी होता है, हम लोग सुने हैं कि फिल्मों में देखे हैं कि लोरी गीत में क्या है? माँ बच्चों को लोरी गाकर सुनाती है और सुलाती है। तो ये बच्चों को सुलाने के लिए जो माँ द्वारा या हमारे दादी माँ द्वारा, नानी माँ द्वारा, जो भी चाची मौसी इनके द्वारा गाया जाता है बच्चों को, या पिताजी चाचा लोग दादा लोगों द्वारा भी ये गाया जा सकता है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ी तीजा में महिलाएं क्या करती हैं? तो क्या करती हैं महिलाएं? इस दौरान व्रत रखती है और माता पार्वती की क्या करती है? पूजा करती है। माता पार्वती की पूजा करती है, शंकर जी की पूजा करती है। दंडाबी मारिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो दंडाबी मारिया जो है, मारिया मोरिया जो भी प्रायः ऐसे आदिवासी है वो कहाँ निवास करते हैं? उत्तर और दक्षिण में। आपको ध्यान रखें, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में, ये आपको खास रूप से ध्यान रखना है। घोरम देव मंदिर किस जनजाति क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गौड़ जनजाति लोगों के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है घोरम देव मंदिर।
तो आपको ध्यान रखना। डंडारी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ये किसका है? उराव लोगों का ये प्रमुख नृत्य है डंडारी नृत्य। तो डंडा नाच से ही इसको हम लोग जानते हैं। नागिन तिहार किस जनजाति समाज में मनाया जाता है? तो नागिन तिहार कहाँ मनाया जाता है? ये गोड़ों में। तो कई सारे स्थानीय त्योहार भी होते हैं जिसका हमको पता भी नहीं चलता, मुख्य रूप से कुछ कुछ को हमको जो प्रमुख त्योहार वो पता रहता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत सारे जाति के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कक्सार नृत्य या कक्सार भी बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? अबुझ माड़िया जनजाति से, जो नारायणपुर क्षेत्र में विशेषकर पाया जाता है। कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कर्मा नृत्य को आपको ध्यान रखना है, फसल कटाई और फसल बुआई, मतलब जब बोते हैं तो भी कर्म नृत्य करते हैं और काटते हैं तो भी। तो यहाँ पर जो है ये, और यदि कर्म पर्व है तो कर्म पर्व पर भी आ सकता है, क्योंकि कर्म पर्व पर कर्म ही किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ज्यादा बेहतर आंसर कर्म पर्व आ जा रहा है। बाकी आप इसको और क्लियर कर लेंगे, फसल कटाई पर भी किया जाता है, लेकिन ये जो है कर्म पर्व दिया है, कर्म नृत्य कर्म पर्व पर गोड़ उड़ाव और अन्य जातियों द्वारा किया जाता है। राम राम गीत किस अवसर पर किया जाता है? तो राम राम गीत जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। जैसे आदमी खत्म भी होता है तो बोला जाता है राम नाम सत्य है, तो ऐसा समझ जाइए कि राम जो गीत है वो उसी पर किया जाता है। सुआ नृत्य में महिलाएं किस वस्तु का उपयोग करती है? तो दीपक का मटके का। तो यहाँ किस वस्तु का उपयोग करती है? टोकरी का। टोकरी में और उसमें सुआ रखे रहते हैं, सुआ मतलब तोते का मूर्ति रखे रहते हैं, और उसी के चारों ओर क्या करते हैं? उसमें चावल भी रखे रहते हैं। तो ये गीत गाती है, नृत्य करती है छत्तीसगढ़ में। भात भोजन किस अवसर पर होता है? तो भात भोजन कब होता है? इसको बोला जाता है मृत्यु भोज को क्या बोला जाता है? भात भोजन बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सामूहिक जो भोजन होता है। फगुआ गीत किस पर्व से जुड़े हैं? तो फगुआ गीत मतलब क्या होता है? फाग गीत भी बोलते हैं उसको, फाग गीत भी बोलते हैं, फगुआ गीत भी बोलते हैं, क्योंकि ये फागुन में होता है तो इसलिए इसको फगुआ गीत या फाग गीत बोलते हैं। और ये कब होता है? होली के दौरान होता है। अगला हम लोग देखते हैं, बस्तर दशहरा में रथ खींचने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? पुजारी को, प्रजा को, राजा को या उराव जनजाति को? तो आपको दोस्तों ही कमेंट करके बताना है कि आपकी तैयारी ये कैसा है जनजाति का तीज त्योहार के संबंध में। तो इसको आप कमेंट करके बताओ कि इन चारों में से कौन सी जाति बस्तर दशहरा में रथ खींचने का विशेष उनको परंपरा का अधिकार है। तो दोस्तों ये 50 जो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप इसको देख सकते हैं। आप स्पीड और फास्ट कर सकते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय शासन एवं पंचायती राज के बारे में कि इसके प्रमुख बातें, प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे? तो चलिए हम पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? तो किस नियम के तहत लागू हुआ ये? तो हमारा ये लागू हुआ था छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के अंतर्गत। तो ये जो है अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है। तो पंचायत राज अधिनियम 1973 ध्यान रखेंगे इसको। अगला हम लोग देखते हैं इसमें और कुछ बातें जो है, जैसे हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? अप्रैल 1993 से। तो ये ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के समय से ही था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में पंचायत राज की संरचना कैसी है? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर या एक स्तरीय? तो कितने स्तरीय है पंचायती राज? त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग देखें तो प्रमुख जो है तीन स्तरीय होता है, और इसका अनुच्छेद जो है 244 में इस चीज का वर्णन है। तो ये सारे डिटेल भी हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम इसमें न केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड पूरे चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इससे भले 50 प्रश्न है, लेकिन हम इससे भी ज्यादा प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां से सारे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपको ध्यान रखना है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर, इसका उल्लेख किसमें है? 324 में। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, 324 में क्या है? केंद्रीय जो है हमारा चुनाव आयोग है, और इसमें क्या है? 244 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या चीज का प्रावधान करता है? तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है जो हमारे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का क्या करता है? संचालन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ जिस समय निर्माण हुआ उसी समय इसका भी निर्माण हुआ था, नवंबर 2025 के बाद, मतलब 2000 के द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य रूप से बुलाई जाती है? तो साल में कितनी बार अनिवार्य रूप से बुलाई जाती है? तो ग्राम सभा की बैठक जो है हर 3 महीने में आयोजित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साल में कितनी बार होगा? 4 बार। तो साल में आपको याद रखना है कि कम से कम 4 बार जो है वो ग्राम पंचायत का बैठक होगा। और ये क्या है? जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें भी इसका वर्णन है। अगला हमारा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन क्या होता है? हर 5 साल के अंतर्गत होता है। केंद्र में भी 5 साल के अंतर्गत हर 5 साल में नियुक्त होता है। तो ये ध्यान रखना है।
और इसका हम लोग व्याख्या देखें तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर है, 243 आई के अंतर्गत है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पंचायत है, नगरीय निकाय है, उनका सभी का उल्लेख किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद जो हमारा 243 है इसी के अंतर्गत है। 243 के अंतर्गत बहुत सारे अनुच्छेद है, ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर के जेड ए बी सी, मतलब जेड से लेकर ऐसा आगे तक, जेड के आगे में जोड़ता जाएगा ए बी सी डी। तो ये सारी चीजें आगे हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष ही कहलाता है क्या, अध्यक्ष जनपद पंचायत, ऐसे इसका नाम होता है। वास्तव में जनपद अध्यक्ष ऐसे नहीं बोला जाता, प्रशासनिक रूप से या सही रूप से अध्यक्ष है जनपद पंचायत, जैसे कोटा, बिलासपुर, मतलब जो भी है वहां का गिना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का गठन किस आधार पर या किस स्तर पर होता है, तो जिला पंचायत का गठन हमेशा किस स्तर पर होता है, तो जिला स्तर पर होता है जिला पंचायत का गठन। ये आपको ध्यान रखना, प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत गठित की जाती है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यह पंचायत प्रणाली का उच्चतम स्तर है। सबसे पहला ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद क्या है जनपद, और सबसे ऊपर क्या होता है जिला पंचायत। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो सब निर्वाचित सदस्य होते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत हम लोग देखें पंचायत में, तो पंचायतों में आरक्षण का जो स्तर है, मतलब आरक्षण है, हम लोग देखते हैं कितने प्रतिशत हो गए हैं, 50% हो गए हैं। इसीलिए प्राय छत्तीसगढ़ की पंचायतों में देखोगे महिलाओं की आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति सभी वर्गों की महिलाओं को है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है, तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व होता है कि वही इसका निर्वाचन कराता है। और यहाँ पर इसका ये है, इसका उल्लेख किसमें है, देखो मैं बोला 243 जेड ए, मतलब 243 जैसे हुआ ए से लेकर कहां तक जाएगा 243 जेड तक, और यहाँ से फिर जेड ए, फिर जेड बी, ऐसे करके आगे भी बढ़ता है। तो उसमें हम लोग देखें तो किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन, 243 जेड ए में। और जो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख यदि हम लोग देखें तो देखें 243 ए में था। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भी ग्राम सभा होगा उसका अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम सभा की बैठक का संचालन ग्राम पंचायत के सरपंच ही करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना चाहिए, तो कितने जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है या कोई भी गांव को ग्राम पंचायत बना लिया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 500। दोस्तों ये सवाल आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि हमको बहुत सारे सवाल आसान लगते हैं, लेकिन हम लोग अथराइज्ड चीजें ग्राम पंचायत के बारे में जानते हैं कि सरपंच मुखिया होता है, लेकिन ऐसे कई चीजों के बारे में जानना हमको जरूरी है। ये पढ़े रहेंगे तभी हमको पता रहता है। तो 500 जनसंख्या होने पर ही क्या होता है, वो ग्राम पंचायत बन सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सरपंच के कार्यकाल कितने, बिल्कुल आसान है, ये कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। मतलब जो भी पंचायत, जो भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है प्राय वो सभी, आपको ध्यान रखना है, जो भी हो प्रत्यक्ष चुनाव से जो भी मतदान होगा प्राय सभी के सभी, प्राय नहीं सभी के सभी चुनाव कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जिला हो, जनपद हो, नगरीय निकाय हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से वाले जो भी चुनाव होते हैं तो वो उसी आधार पर होते हैं। और बाकी भले 6 साल का हो सकता है, बाकी 5 साल हमारे भारत में 6 साल का ही है। 6 साल राज्यसभा होता है, विधान परिषद होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में पंच और सरपंच के चुनाव किस पद्धति से होता है, तो किस पद्धति से होता है, पंच और सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। तो सरपंच और पंच मतदाता स्वयं और प्रत्यक्ष होती को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव प्रत्याशी बनने की न्यूनतम आयु कितना है, प्रत्याशी बनने के लिए कितना होता है, 21 वर्ष होना चाहिए प्रत्याशी, यदि कोई भी चुनाव के लिए आप लड़ेंगे, और तो जनपद हो, जिला हो, चाहे पंच या सरपंच हो। तो यदि हम लोग देखें जिला पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं, तो जिला पंचायत का प्रमुख क्या होता है, जैसे जनपद का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जनपद पंचायत, वैसे जिला का होता है अध्यक्ष जिला पंचायत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि और ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें क्या होता है कि केवल जो जिला पंचायत सदस्य के लिए जो चुनाव जीते रहते हैं केवल वही लोग वोट डालते हैं, बाकी लोग इसमें वोट नहीं डालते। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की संख्या कितना है, तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की संख्या आपको ध्यान रखना है कितने हैं, 192। और खासकर आपको किसका ध्यान रखना है, नगर निगम। तो नगर निगम कितने हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, 14। और अभी जो 2025 में जो चुनाव हुआ जनवरी में है, उसमें कितने नगर निगम में चुनाव हुआ था, 10 नगर निगम में चुनाव हुआ था, 4 में चुनाव नहीं हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका आरक्षण भी ध्यान रखना है। ये सभी चीजें मैंने कराया हुआ है, तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका
कुल संख्या भी दे दिया है, जैसे 14 नगर निगम का है और 54 क्या है नगर पालिका का और 124 क्या है त्रिस्तरीय होता है नगर पंचायत का। तो ये संख्या आप ध्यान रखोगे। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कितना प्रतिशत का है? तो 27% का आरक्षण है अब। तो ओबीसी, क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण है और राज्य स्तर पर नौकरियों में अभी 14% है, आगे उसके बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इसका उल्लेख कहां पर है? 243 के में। तो आपको ध्यान रखना है राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख कहां पर है? 243 के अंतर्गत है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, हम लोग 2-3 बार देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सचिव किस विभाग से संबंधित होते हैं? तो सचिव जो होता है किस विभाग से है, या हमारा जो पंचायत वगैरह है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। और जो नगर निकाय है, जो नगरीय निकाय है, मतलब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये किसके अंतर्गत आता है? किस प्रशासन, किस विभाग के अंतर्गत? ये आप कमेंट करके बताइए कि आपका तैयारी कितना है, इससे भी आपका पता चलेगा कि कितना किस विभाग के अंतर्गत आता है उसको। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के पंचायत राज ढांचे में ग्राम सभा को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो किस रूप में परिभाषित किया गया है कि यहाँ पर क्या है? पंचायत की स्थायी समिति सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है। इसमें किस रूप में परिभाषित किया गया है? गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा के रूप में इसको माना गया है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के कोषाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? सचिव, उप सरपंच, सरपंच या कलेक्टर या एसडीएम भी बोला जा सकता है आपको। तो कोषाध्यक्ष कौन होता है? इसमें सचिव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोषाध्यक्ष के रूप में सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में सरपंच होता है और अध्यक्ष भी। तो ये आपको ध्यान। नगर पालिकाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये सवाल हम लोगों ने, इसका आंसर रिवील हो गया 3। और ये 3 कौन कौन से है? तो इस 3 नगर पालिकाओं को, इसमें क्या होता है? नगर निगम होता है और एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत होता है। तो 3 स्तर से इसमें भी होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इसमें हम लोग देखते हैं नगर निगम का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? महापौर बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या है? उसको निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही है, जैसे उसके खिलाफ अभियोग लगता है बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया अपना के ही हम उसको हटा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो इसमें भी सेम कितने हैं? 50% का आरक्षण है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद का प्रमुख कौन होता है? जो नगर पालिका होता है, नगर पालिका परिषद, उसका अध्यक्ष मतलब प्रमुख कौन होता है? तो उसका प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद। और नगर पंचायत परिषद का भी, उसका भी क्या होता है? अध्यक्ष ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, और जो नगर पालिका परिषद का प्रमुख होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। यह परोक्ष चुनाव, ये गलत है, परोक्ष नहीं, इससे चुनाव होता है, इसका प्रत्यक्ष रूप से हुआ है इस बार, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बार फर्स्ट टाइम आपको ध्यान रखेंगे, पहली बार है कि ये जो नगर पालिका अध्यक्ष है और जो उनके पार्षद है उनका चुनाव जो है एक साथ हुआ है, और नगर जो निगम, नगर पालिका सभी के अध्यक्षों का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष मतदान विधि से, वोटिंग मशीन से फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये आपको खास रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी साल चुनाव हुआ है तो उससे भी संबंधित कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मतलब शासन का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो कौन होता है? किसमें? नगरीय निकाय में। मतलब नगरीय निकाय में यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर पूरा नहीं दिया एक हिसाब से, लेकिन महापौर और अध्यक्ष नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, कलेक्टर भी नहीं होता, तो कौन सा होता है? नगर आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये क्या होता है? उसका प्रमुख जो है सरकारी कर्मचारी होता है, जैसे पंचायत में सचिव होता है, और ये क्या होता है? राज्य के अधिकारी होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो उप सरपंच का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ग्राम पंचायत के जो पंच रहते हैं, जो निर्वाचित रहते हैं, उनके द्वारा किनका चयन किया जाता है? उप सरपंच का। मतलब उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पूछा भी जा सकता है कि उप सरपंच का चुनाव किस पद्धति से होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दोनों, या इसमें से कोई नहीं ऐसा। तो किस अनुच्छेद में नगरीय निकाय का, छत्तीसगढ़ के किस अनुच्छेद में नगरीय निकाय का प्रावधान है? तो नगरीय निकाय का प्रावधान कहां से कहां तक है? 243 टी से लेकर 243 जेड जी तक का। और इसी प्रकार से यदि पंचायत का बोले तो इसमें कहां से है? ए से लेकर ओ तक, मतलब 243 ए से लेकर कहां तक? ओ तक है ना। और फिर ओ के बाद मतलब पी से है, पी से किसका है? नगरीय निकाय का। तो ये आपको ध्यान रखना है, नगरीय निकाय का और उनका। और ये 74वें संविधान संशोधन 1992। आपको कई चीजें क्या है, डाउट वाली चीजें रहेगा जिसको आप पूछ सकते हैं। जैसे नगरीय निकाय जो है वो किस संशोधन से हुआ है? 74वां। और ग्राम पंचायत जो है, मतलब ग्राम जो पंचायत है
वो किससे हुआ है? 73वां संविधान संशोधन, और दोनों का हिस्सा ना हम पूछा जाए तो कब हुआ है? दोनों का सन 1992 में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? 243 के अंतर्गत हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में पंचायत में चुनाव के मतदान की पंचायत चुनाव में मतदान की आयु मतलब मत डालने का तो ये बिल्कुल कितना है? फिक्स है कि 18 वर्ष है, ये सब आप जानते ही हैं, बिल्कुल आसान सा है। पंचायत में वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया जाता है? तो किस समिति का गठन किया जाता है? वित्त आयोग। मतलब वित्त आयोग भी पूरे जो भी पंचायत स्तर के हो, उसको जिला जनपद सभी चीजों का ये क्या करता है? अवलोकन करता है, मतलब उनका वित्तीय का संधारण करता है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? वित्त आयोग का, तो 243 आई के तहत इसका उल्लेख है। 34 में हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो जिला पंचायत का मुख्य प्रशासनिक कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। जिला पंचायत का ध्यान रखेंगे। लेकिन जनपद का बोला जाए तो जनपद का भी क्या होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। और जैसे यही चीजें यदि नगरीय निकाय में बोला जाए तो क्या होता है? नगर आयुक्त या पीएमओ वगैरह ये बोला जाता है। तो ये इन अधिकारियों का आपको नाम ध्यान रखना है। आगे है हमारा पंचायत राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था का स्तर कौन सा स्तर नहीं है? मतलब कौन सा स्तर नहीं है, इसमें से पूछा है ना, तो नहीं वाले को खासकर आपको शांति से ध्यान देना है, क्योंकि आपके पेपर में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन गलती यदि कर डालते हैं तो उसको सुधारने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि पेन से बोला करना है और एक बार कर लिए फिर आपको रिटर्न या सुधार नहीं कर सकते। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ शांतिपूर्वक आप पढ़ेंगे प्रश्नों को, क्या चीज दिया है, क्योंकि जब हम नहीं देते हैं तो भी हमको क्या चीज का याद आता है? जो सही है, जो सही चीजों का, और हम लोग उसको गलती से उसी को टिक कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर कौन पंचायत का त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है? तो मंडल पंचायत, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में कराए जाते हैं? तो बताया आपको कि जो भी निर्वाचन होगा वो हमेशा कितने वर्षों के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। और इसका उल्लेख 5 साल का होता है, ये कहां पर किया गया है? 243 ई के अंतर्गत जो भी अवधि है वो बताया गया है कि पंचायत का या जो पंचायती राज का या नगरीय निकाय का कितने दिन का होगा उसका कार्यकाल? 5 साल का। ये कहाँ उल्लेखित है? तो 243 ई में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगे कि ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, तो लेकिन वो आपसे ये चीज पूछ देगा, तब आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसे मैं जो सवाल लाया हूँ उससे आगे और पीछे का रिलेटेड चीज बिल्कुल ध्यान देंगे। ऐसे सवाल ये स्पष्ट रूप है तो उससे आपको आसान लग सकता है, लेकिन इसके आगे पीछे के जो अनुच्छेद है वो चीज आपको याद रखना चाहिए। पंचायतों में वो 29 विषय सौंपे गए हैं, यह किस अनुसूची में है? तो पंचायतों को किस अनुसूची के अंतर्गत सौंपे गए हैं? 11वीं अनुसूची। तो देखो यहाँ पर आपके लिए 3 प्रश्न है कि पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। जो अनुसूची सौंपे गए हैं वो किस अनुसूची में है, तो ये भी प्रश्न है ना। तो ऐसे करके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो दोनों ओर से, तो आपको उस ओर से आपको ध्यान रखना है कि 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। और यदि हम लोग नगरीय निकाय का देखिए तो नगरीय निकाय को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो कितने विषय सौंपे गए हैं? 18 विषय सौंपे गए हैं नगरीय निकाय को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां पर जुड़ा है? ये 12वीं अनुसूची में जुड़ा है। जो 12वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है कि 12वीं अनुसूची में नगर जो नगरीय निकाय है उसके बारे में शामिल किया गया है, जबकि पंचायत व्यवस्था को कहां शामिल किया गया है? 11वीं अनुसूची में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं में बोले तो दल बदल है ना। 9वीं में क्या किया गया है ये आप कमेंट करके बताओ। 8वीं में भाषा, ऐसे करके पूरा आपको अनुसूची भी लगभग पता होना चाहिए कि फर्स्ट में क्या है, सेकेंड में क्या है। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ मुख्य चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव किसके अधीन आते हैं? तो नगरीय निकाय जो चुनाव है वो भी किसके अधीन आएगा? राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन आएगा। ये आपको याद रखना है। नगरीय निकाय में स्थायी समितियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो स्थायी समिति की संख्या अधिकतम कितने हो सकता है नगरीय निकाय में? 7। मतलब इसके 7 विभाग होते हैं और उसके अंतर्गत 7 विभाग के क्या है? सदस्य बनाए जाते हैं। समिति का गठन किया जाता है जिसको अलग अलग को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जो भी जिला या जनपद स्तर पर होते हैं वो बहुत सारे लोगों को और भी पद मिल जाता है हर विभाग का। मतलब 7 विभाग, 7 स्थायी समिति होता है। शिक्षा का अलग समिति हो जाता है और कुछ का अलग समिति हो जाता है। ऐसे करके 7 अलग अलग विभागों में वो बटा रहता है। तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य है? मतलब साल में कम से कम कितनी बार अनिवार्य है? तो कितनी बार अनिवार्य है? 4 बार। भले इससे ज्यादा 8 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, उससे कोई ये नहीं, लेकिन 3 महीने में कम से कम एक बैठक बुलाना अनिवार्य है। अगला है हमारा कि ग्राम पंचायत के लिए सचिव किस विभाग का अधिकारी होता है? तो सचिव किस विभाग का अधिकारी होता है? तो हम लोग देख चुके थे किस विभाग का होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है। और वही क्या करता है कि कार्य का पंचायत का प्रशासन, लेखा और अभिलेख का तैयार करता है। सरपंच केवल होता है, लेकिन वो लिखित रूप से जिम्मेदार भी उसका नहीं होता। वो लिखित रूप से जो लेखा जोखा है उसका जवाबदारी होता है सचिव का होता है। ये आपको ध्यान रखना। अगला हम लोग देखते हैं
छत्तीसगढ़ में पंचायतों के लिए आरक्षण की सीमा क्या है? तो पंचायतों के लिए आरक्षण की सीमा कितना है? 50% की है। मतलब कुछ में भी तो एसटी कुल मिलाकर 50% आरक्षण की व्यवस्था है। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी कौन करता है? तो पंचायती राज की निगरानी कौन करेगा? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अभी जैसे कर लेते हैं तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? कर लगा के 243 एच के अंतर्गत कर लगाते हैं। जैसे आज के डेट में अभी वर्तमान में क्या होने लगा है, जो घर होता है उनमें सभी लोगों के घरों में अब क्या लगने लगा है? टैक्स लगा है। भले वो 100 रुपए साल का हो, 50 रुपए हो, 200 रुपए हो, 50 रुपए, घर के हिसाब से ऐसे डिसाइड किया गया है। तो हर गांव में ये लागू हो गया है लगभग, और पंचायत स्तर से लिया जा रहा है। पक्के मकान का ज्यादा, कच्चे का कम, ऐसे करके सबसे 10, 20, 100, 50 जो भी हो तो उसका आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद, क्योंकि ये आया तो भी आपको दिक्कत है, अनुच्छेद आया तो भी आपको दिक्कत है। अगला हम लोग देखते हैं जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद में है? तो जिला योजना समिति का गठन का उल्लेख किसमें है? जेड डी। देखो ये जेड डी है, इसमें जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि इनके पंचायती राज अधिनियम में इन अनुच्छेदों को 243 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद है उनको आपको कहीं से अच्छे से याद होना जरूरी है। लगभग मुख्य मुख्य चीजों को, तो इसमें लगभग 30-40 है, समझ जाइए, ए से लेकर जेड तक और जेड से जी तक, तो 26 और जी तक समझ जाओ, तो 35 के आसपास जितने हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं महानगर पालिका का गठन किन शहरों में किया जाता है? तो महापालिक निगम, ये महानगर निगम ये कहाँ होगा? जिनकी संख्या क्या होगा? 1 लाख से अधिक होगा, नहीं ये 10 लाख से अधिक होगा। तो ये कहां पर किया जाएगा? 10 लाख से अधिक वालों पर, है ना। 1 लाख से ये नगर और थोड़ा बड़ा है ना, और जो सबसे बड़े होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह, जो बड़े बड़े नगर निगम होते हैं और बड़े बड़े सिटी, जैसे वो लोग तो और बहुत बड़े हैं, जैसे भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, ऐसे बहुत बड़े बड़े सिटी है। जैसे रायपुर भी यहाँ का है, तो बहुत बड़े हैं जो महानगर की श्रेणी में आते हैं। तो इनको ध्यान रखना है। उनकी जनसंख्या कितना होना चाहिए महानगर निगम के लिए? 10 लाख। नगर पालिका परिषद का गठन किन शहरों में होता है? तो नगर पालिका की बनाने के लिए कितने जनसंख्या होना चाहिए? 20,000 से लेकर 1 लाख तक। मतलब 20,000 से जब यदि ऊपर रहेगा तो उनको क्या बना दिया जाएगा? नगर पालिका। और नगर पंचायत बनाने के लिए क्या होना चाहिए? नगर पालिका बनाने के लिए, नगर पंचायत बनाने के लिए वहां की जनसंख्या कितना होना चाहिए? 10,000। तो 10,000 से यदि अधिक होता है 25,000 तक, तो क्या बन जाता है? फिर नगर पंचायत बन जाता है। और हमारा आखिरी सवाल है ये, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के कार्यों की समीक्षा अंकेक्षण किसकी देखरेख में होता है? तो कलेक्टर, ग्राम सभा, जिला पंचायत या राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये लास्ट का प्रश्न आपके लिए, आप कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आता है आपके लिए कामगार साबित होगा। तो यदि ये वीडियो पे हम पहला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भिलाई में। कब स्थापित किया गया? 1955 में। रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया था और बाहर सहयोग से बना, मतलब भारत का पहला ये स्वदेशी तकनीक से बाहरी सहयोग से बना ये विशाल संयंत्र था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोरबा किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो हम देखते हैं कोरबा किस उद्योग के लिए जाना जाता है। इसमें से हम लोग देखें तो कोयला नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो कोयला में क्या है? कोरबा में क्या है? बाल्को है, मतलब एल्यूमिनियम जहां पर बनता है। तो किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम के लिए। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को का फुल फॉर्म होता है, और ये प्रमुख केंद्र है एल्यूमिनियम का। छत्तीसगढ़ को पावर हब ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि यहाँ पर कोयले का भंडार का अधिकता है, मतलब भारत में दूसरे नंबर पर स्थान है, तो इसलिए। और लगभग हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में क्या है? कोयले का लगभग 18% अकेले केवल छत्तीसगढ़ में स्थान है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है? बड़े पैमाने पर थर्मल पावर का उत्पादन होता है। अगला हम लोग देखते हैं जल उत्पादन के लिए हसदेव बांध कहाँ स्थित है? तो हसदेव बांध, या जिसको मिनी माता बांध भी बोला जाता है, वो कहाँ पर है? कोरबा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। हसदेव नदी पर ये बना हुआ है, इसलिए उसको हसदेव बांध बोला जाता है। और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना, जो बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए ही मशहूर है। दिल्ली राजहरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दिल्ली राजहरा बालोद में है ना। और ये किसके लिए खनिज है? लौह अयस्क के लिए। लेकिन वर्तमान में अभी ये क्या है? बंद है। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। भिलाई इस्पात संयंत्र को इससे पहले कराया जाता था, अभी भी, मतलब अभी वर्तमान में बंद है, बाकी कराया जाता रहा है। अब इसका हमारा कहाँ से होता है? दंतेवाड़ा से। रायगढ़ जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रायगढ़ इसमें से कौन सा है? रायगढ़ में प्रायः प्लांट है, जो पावर प्लांट है वो अधिकतर यहाँ पर है। जैसे रायगढ़ में हम लोग देखें तो थर्मल पावर उत्पादन के लिए कई सारे सरकारी और निजी, जैसे जिंदल है, मोनेट है, यहीं पर है, प्रकाश है, ऐसे कई सारे वहां पर इंडस्ट्रीज है। छत्तीसगढ़ में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला सीमेंट उद्योग कहाँ हुआ था? जामुल दुर्ग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था?
1965 में एसीसी कंपनी का ये पहला सीमेंट उद्योग था, तो ये 1965 में हुआ था। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बक्साइट खनन छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है? तो बक्साइट छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है? कंवरधा में। तो यहाँ पर ऑप्शन में से और होता है, लेकिन ये बक्साइट यहीं से खनन होता है, कंवरधा और आसपास के क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। गीदम और बस्तर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो गीदम और बस्तर किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? टीन के लिए जाने जाते हैं। टीन अयस्क जानते हैं कि हमारे टीन अयस्क में भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भंडार है, मतलब छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। रायगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रायगढ़ यहाँ पर किस उद्योग के लिए? इस्पात और रोलिंग के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, छोटे बड़े बहुत सारे यहाँ पर ये है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इस्पात नगरी बोला जाता है। जैसे प्रकाश इंडस्ट्रीज वहीं पर है, ये बहुत बड़ा क्या है, एक आयरन का फैक्ट्री है। कोरबा सुपर थर्मल पावर जो स्टेशन है उसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन कौन करता है? एनटीपीसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऐसे मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? बिलासपुर में है ना एनटीपीसी का। और एनटीपीसी 2-3 जगह है, एक तो लारा में है, ये ध्यान रखना है। लारा कहाँ पर है? तो लारा के कहाँ है? रायगढ़ में। एक हमारा कहाँ है? सीपत में। और एक कहाँ है? कोरबा में। तो इसके 3 संयंत्र है ना, ये सबसे आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया है? तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है? हमारा कोरबा है, क्योंकि यहाँ पर थर्मल और हाइड्रो दोनों के बिजली उत्पादन होते हैं। हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का लौह अयस्क खनन कहाँ है? तो ये लौह अयस्क खनन कहाँ है? बस्तर के बैलाडीला में, यही खनन का काम करता है। और इसका पूरा नाम हम लोग देखें तो क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ये बैलाडीला कौन से जिले में आता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, बैलाडीला क्षेत्र कौन सा है? तो ये कहाँ है? दंतेवाड़ा में है, ये ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में। हसदेव अरण्य मतलब हसदेव जो है घाटी या हसदेव जंगल जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरण्य क्षेत्र जो कोरबा, बिलासपुर और सरगुजा, ये क्षेत्र इसके उत्पादन के बड़े क्षेत्र है, मतलब कोरबा और सरगुजा ज्यादा खासकर। हीरा खनन कहाँ पर होता है? तो देवभोग में होता है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है, वो क्या है वास्तव में? देवभोग है? देवभोग भी होना चाहिए, हीरा खनन का संचालित। और इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेंगे, सरगुजा जिला ही इसमें लिखा हुआ है, लेकिन संभावना पाई गई है, मतलब परियोजना कहाँ संचालित है पूछा है, तो कहाँ संचालित है बोलेगा? तो देवभोग में है ये। यहाँ पर थोड़ा सा और संभावना पाई गई है, तो संभावना पाई गई है कब कहा आएगा? देवभरवा क्षेत्र, ये कहाँ है? सरगुजा जिले में। तो ये प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ का कौन सा बांध मिनी माता के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? हसदेव को, जो हसदेव बांध है, हसदेव बांगू परियोजना, उसको इस नाम से जाना जाता है। ये गलत लिखा है यहाँ पर, मिनी माता बांध के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हम लोग देखिए छत्तीसगढ़ में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसमें से यदि अग्रणी जिला बोले तो अग्रणी कौन सा होगा? दुर्ग होगा। और बाकी हम लोग देखेंगे तो जो बड़ौदा बाजार है ना, तो दुर्ग में जामुल और तिल्दा क्षेत्र, ये क्या है? सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करते हैं। और यहाँ पर क्या है? जो बड़ौदा बाजार जिला है, वहां पर सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। तो इसमें ऑप्शन में दुर्ग है, तो दुर्ग हमको लेना है, क्योंकि प्राय बड़ौदा बाजार में ही सबसे ज्यादा सीमेंट का उद्योग है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल्को की स्थापना कब हुआ था? तो हम लोग देखे थे बाल्को की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था बाल्को की स्थापना। यहाँ पर अच्छा दूसरे का हुआ था, यहाँ पर बाल्को की स्थापना 70 दिया है। किसका उद्योग हम लोग 65 देखे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, 70 में ही हुआ था बाल्को का, कि 65 में आप कमेंट करके बताएंगे। और इसका निजीकरण करके किसको सौंप दिया गया? वेदांता ग्रुप को। मतलब निजीकरण कैसे होता है कि 51% शेयर जो है यदि निजी कंपनी खरीदता है, तो उसका जो है जो अथॉरिटी है उसी के पास चला जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक बक्साइट खनन होता है? तो सबसे अधिक बक्साइट खनन कहाँ होता है? कंवरधा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंवरधा जिले में पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में सबसे अधिक बक्साइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला मेगा स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो मेगा स्टील प्लांट कहाँ होगा? भिलाई ही होगा या जगदलपुर? तो यहाँ अच्छा जगदलपुर में होगा मेगा स्टील प्लांट। तो यहाँ जगदलपुर क्षेत्र का पहला मेगा स्टील प्लांट। बाकी जो बीएसपी है वो तो भिलाई में ही है, ये ध्यान रखना। तो बस्तर के ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? पहला मेगा स्टील प्लांट लोहंडीगुड़ा जगदलपुर में। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ है? तो बिल्कुल आसान सा है, रूस की सहायता से हुआ। 1955 में स्टार्ट हुआ था और 1959 में शुरू हुआ है। हीराकुंड परियोजना का जल किस जिले में उपयोग होता है? तो हीराकुंड जो बांध है उसका जो परियोजना का ये है वो कहाँ पर उपयोग होता है? रायगढ़ में है। तो ये हीराकुंड कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा परियोजना से निकलने वाला जल रायगढ़ जिले के उद्योग और सिंचाई में भी उपयोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और ये हमारे यहाँ नहीं बनती, वो कहाँ बना है? उड़ीसा में बना है। और रायगढ़ क्या है? उड़ीसा से लगा हुआ है, रायगढ़ क्षेत्र से ही उड़ीसा जाते हैं। तो अगला है हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए? मिनी माता ही बांध होगा। गंगरेल, अच्छा गंगरेल है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब ऐसा है कि मिनी माता ये क्या है? मतलब इसमें एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसमें हाइड्रो पावर मतलब 2-3 जो बांध है, टीकासार
और गंगरेल और एक और बांध है जिसमें क्या है कि लगभग 7 से 7.5 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है वहां के मतलब जल विद्युत, तो उससे संबंधित है। तो हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट है ये शायद यही स्थित है गंगरेल डैम धमतरी जिले में, तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो किस क्षेत्र को यहाँ और यहाँ ऊर्जा आधारित उद्योग विकसित हुए हैं, तो कहाँ पर विकसित हुए हैं? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा फसलों में अग्रणी श्रेणी में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्मल पावर भी यहाँ प्रोजेक्ट अभी विकसित हुए हैं। जानते हैं यहाँ सिंचाई का बेहतर सुविधा होने के कारण, साथ में उपजाऊ जमीन भी होने के कारण बहुत अच्छा वहाँ उपजाऊ होता है, और साथ में कई सारे प्लांट वगैरह भी है। बाल्को का एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बाल्को का एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थित है? हमारा कोरबा में स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं दुर्ग जामुल, और जामुल जानते हैं सबसे पुराना है। इसका निर्माण अच्छा हुआ था 1965 में, तो वहां पर हम लोगों ने बाल्को का देख लिया था। 1965 बोल रहा था, तो बाल्को का 70 में हुआ है, और ये जामुल का क्या हुआ है? 65 में हुआ है। रायगढ़ जिले का कौन सा स्पंज आयरन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो स्पंज आयरन के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? कमनार, है ना? तो कमनार जो है ये एक स्पंज आयरन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सीकासार बांध बना हुआ है? तो सीकासार बांध यहाँ किस नदी पर बना हुआ है? तो शिवनाथ नदी पर बना हुआ है। ये मतलब यहाँ पर सीकासार बांध धमतरी जिले में शिवनाथ नदी पर बना है। और यहाँ पर एक चीज कभी कभी होता है कि सीकासार बांध छोटे नदी में बना होगा, जो क्या हो सकता है? शिवनाथ नदी का सहायक हो। तो यदि आपको वो नदी नहीं दे और उसकी बड़ी जो मुख्य नदी है वो दे, तो उसका ऑप्शन आता है। तो कई जगह ये चीज होता है व्यापम द्वारा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कोरबा जिले में स्थित गेवरा कोयला खदान की विशेषता क्या है? तो ये क्या है? बहुत बड़ा खुले जो खदान है वो है, मतलब कोरबा की जो गेवरा खदान है एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोयला खदान है, मतलब खुला खदान है, इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे बोल रहे हैं। रायपुर बिलासपुर क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रायपुर और जो बिलासपुर क्षेत्र है इसमें से हम लोग देखें तो स्टील और लोहा के लिए अनेक स्टील रोलिंग मिल और क्या है लोहा उद्योग स्थापित है, तो इस चीज के लिए मशहूर। कोरबा जिले का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? एनटीपीसी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो स्वाभाविक है हमारा जो मुख्यालय है वो कहाँ रहेगा? रायपुर में। अधिकांश जो विभाग है उसके मुख्यालय सबका सब वहीं पर है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में है। दिल्ली राजहरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र को अयस्क उपलब्ध कराया जाता है या था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मैग्नीज का खनन होता है? तो ये नया है। तो मैग्नीज का खनन कहाँ पर होता है? बिलासपुर के कई क्षेत्रों में किसका उत्पादन होता है? मैग्नीज का। तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीज कहाँ पर मिलता है? बिलासपुर में। एशिया का पहला स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित हुआ? तो भिलाई ही होगा, है। तो ये एशिया का पता नहीं है कि नहीं, लेकिन एशिया का पहला और सबसे बड़ा संयंत्र लिखा है, लेकिन यहाँ पर एशिया में डाउट है। एशिया के बारे में थोड़ा सा और पता कर लेंगे कि एशिया का है कि हमारे भारत का है। और आपको बताना है 1955 के आसपास हमारे देश में 3 जो पावर प्लांट है, मतलब कंट्री ही, जो प्राय सोवियत संघ, रूस और ब्रिटेन इनके सहयोग से हुआ था। एक तो था राउरकेला, एक दुर्गापुर जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, और ये 3 भिलाई स्टील प्लांट, ये तीनों का जो है ये हुआ था निर्माण लगभग थोड़ा सा आगे पीछे उसी सन में। तो ये आपको ध्यान रखना है सेंट्रल स्तर पर। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पावर हब कहलाता है? तो पावर हब कोरबा ही कहलाता है। निजी और सरकारी यहाँ पर कोरबा कौन सा जिला पावर हब कहलाता है? तो पावर हब बोला है, तो पावर हब यहाँ पर जांजगीर और चांपा जिला को लिया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी क्या है सरकारी भी है और निजी भी है, इसलिए लिया है। तो थोड़ा सा आप इसको मैच कर लेंगे कि सही कौन से। सीमेंट उत्पादन के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो किस खनिज का उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। सीमेंट मुख्य ये अयस्क है उसका। अगला है राजनांदगांव जिले में किस धातु का खनन की संभावना है? मतलब खनन आगे की संभावना है, किसका है? तांबे का, है ना। तांबे की संभावना पाई गई है, मतलब अभी खनन नहीं हुआ है, केवल संभावना पाई गई है कि वहां इसके भी भंडार हो सकते हैं। जैसे बिलासपुर में है, तो बिलासपुर में उत्पादन होने लगा जिसका मैग्नीज का, वैसे हो सकता है यहाँ कुछ दिनों के बाद इसका उत्पादन होने लगे तांबे का। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर हीरे की खोज की गई है? तो यही है देवभर सरगुजा। यहाँ शुरू नहीं हुआ है, तो हीरे की खोज के लिए क्या ध्यान रखना है हमको? देवभोग भी ध्यान रखना है, लेकिन मिला यहाँ पर अभी है सरगुजा में, तो ये ध्यान रखेंगे। रायगढ़ जिले में जिंदल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? कमनार में ही है, तो ध्यान रखना आप कि कमनार में जिंदल का थर्मल पावर प्लांट स्थित है। और इसी का एशिया का सबसे बड़ा ये पावर प्लांट भी है यहीं पर स्पंज आयरन का। तो जिंदल का ही सबसे बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन स्टील प्लांट यहीं पर है, मतलब किसका है वो? जिंदल का। तो स्टील प्लांट अलग है, पावर प्लांट अलग है, तो जिंदल के कई सारे प्लांट है वहाँ, खासकर रायगढ़ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब तो वहां पर एल्यूमिनियम का किसके द्वारा होता है? बाल्को, जिसका संचालन कौन करता है? वेदांता समूह। वेदांता समूह ने वहां
अपना 51% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद कर उसका निजीकरण कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो प्रमुख जल विद्युत केंद्र कहाँ है? बांगो बांध। यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। सरगुजा जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? हम लोग देखें कि सरगुजा और जो कोरिया का क्षेत्र है, मतलब सरगुजा, कोरबा, कोरिया, ये सभी क्षेत्र क्या होते हैं? कोयले के लिए प्रमुखता से पाया जाता है। तो ये कई सारे क्षेत्र है, जैसे विक्रम, मतलब विक्रमपुर लिखे, विश्रामपुर है, थोड़ा सुधार, विश्रामपुर, छिंद और धौरी क्षेत्रों में कोयला के भंडार पाए गए हैं। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस सार्वजनिक उपक्रम के अधीन आता है? तो भिलाई संयंत्र जो है इसमें से एनटीपीसी के अंतर्गत तो नहीं आएगा, है ना, नाल्को के अंतर्गत भी शायद नहीं आया, और ओएनजीसी तो क्या है? गैस वाला उत्पादन है, तो इसके अंतर्गत आना चाहिए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना, भिलाई स्टील प्लांट। और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो किस क्षेत्र में हुआ है औद्योगिक विकास? ये प्राय दुर्ग, भिलाई और रायपुर बेल्ट में ही सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास, मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में फ्लोराइड पाया जाता है? तो इसमें से किस जिले में पाया जाएगा? कांकेर में फ्लोराइड खनिज पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, फ्लोराइड कहाँ पाया जाएगा? तो कांकेर में। रायगढ़ जिले का कौन सा क्षेत्र थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? कमनार। तो कमनार को आपको खास रूप से ध्यान रखना है। भारत का पहला रेल इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसमें से कहाँ स्थित है? ये भिलाई में, मतलब रेल से संबंधित भिलाई स्टील प्लांट पहला और एकमात्र क्या है? रेल इस्पात कारखाना, मतलब रेल के जो सामान है, कई चीजें यहीं बनते हैं भिलाई में भी, और इसलिए ये पूछा गया है रेल इस्पात, और केवल वहीं पर ही है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में और कहीं भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर उत्पादन का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? कोरबा है, सबसे बड़ा उत्पादन है, और इसके अलावा जांजगीर में भी है, और कहाँ पर है? रायगढ़ में। तो ये 3 जिले हैं वो है, तो ध्यान रखना है आपको। कोरबा सबसे ज्यादा, फिर हो सकता है इन दोनों में से रायगढ़ हो, जांजगीर से आप हो, तो पावर कैपिटल भी माना जाता है, इसको कोरबा को माना जाता है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो गठन के बाद, मतलब हमारा राज्य जब गठन हुआ उसके कुछ दिन बाद इसका स्थापना हुआ था, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख जो खनिज है वो कोयला और लौह अयस्क है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश जो आय है इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जो जीएसटी सेवा कर है ये आय प्रमुख रूप से है, और खनिजों से जो आय होता है वो प्रमुख रूप से है, तो यही मुख्य है, तो इसलिए जल्दी इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों 50 प्रश्न पूरा होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगला और हमारे लास्ट का